भारतीय रसूल आर्मी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय। इसी नाम से देखिएगा बेटा। सेल जंक्शन में सबसे पहला सेल जंक्शन है जिसका नाम हमने दिया, वो दिया आपसे टाइट जंक्शन। सबसे पहला नाम हमने दिया टाइट जंक्शन, इसी को अपन बोलते हैं दृढ़ संधि। इस टाइट जंक्शन को ही हम बोल के चलते हैं दृढ़ संधि। सवाल सीधा था कि सर दृढ़ संधि का क्या मतलब है। तो बेटा दृढ़ संधि का मतलब समझाऊं तो पहले कंसंट्रेशन बना के देखिए कि ये दृढ़ संधि बनती कैसे। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा। हमने बोला आपसे कि सबसे ज्यादा संधियां उपकला ऊतक में पाई जाती है, तो इस संधि के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं उपकला ऊतक का ही उदाहरण लेता हूं, बड़े ध्यान से देखना। हमने माना बताया आपसे कि कोई भी उपकला ऊतक रहे, वो उपकला ऊतक हमेशा कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है। कौन से टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर वृद्धि करता है। लेकिन उपकला ऊतक और कनेक्टिव टिश्यू के बीच सदैव कबाब में हड्डी होती है। हमने बोला ये दोनों के बीच पाई जाने वाली कबाब में हड्डी, और ये जो कबाब में हड्डी है, इस कबाब में हड्डी को अपन बोलते हैं मेरे बच्चे बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पाई जाती है उपकला कोशिका। क्या पाई जाती है? इसके ऊपर पाई जाती है उपकला कोशिका। हमने मान लिया इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर ये उपकला कोशिका है, ये इस उपकला कोशिका का केंद्रक। हमने बोला ये जो कोशिकीय संधियां जो है ये उपकला कोशिकाओं के बीच बनती है। कोशिकाओं के बीच बनती है, वो होनी चाहिए समीपवर्ती। तो हमने बोला एक कोशिका तो ये रही और एक कोशिका इसके समीप वाली रही। ये लीजिए, हमने बोला ये दो आसपास वाली कोशिका अपने पास रही है ना, ये इन कोशिका का कोशिका द्रव्य। ये लीजिए, ये इस कोशिका का कोशिका द्रव्य, ये मेरे पास इस कोशिका का कोशिका द्रव्य है। बोला सर ठीक है। हमने क्या बोला कि कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश होता है उस अवकाश को बोलते हैं अंतराली अवकाश। कोशिकाओं के बीच जो अवकाश होता है उसे बोलते हैं अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतराली अवकाश। ये अवकाश जो था इस अवकाश में भरा होता है बेटा। ये मटेरियल जो था ये इस ऊतक का मैट्रिक्स है, ये उस ऊतक का क्या है? मैट्रिक्स है। ये इस ऊतक का मैट्रिक्स है जो यहां पे भरा है। अब कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से देखना कि टाइट जंक्शन क्या होता है। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये कोशिका पीले वाली कोशिका, ये कोशिका उसकी पड़ोस वाली सफेद वाली कोशिका। हमने क्या देखा? इन कोशिकाओं के बीच ये मैट्रिक्स भरा है, पदार्थ भरा है। ये ऊतक का मैट्रिक्स भरा है, ये क्या भरा है? पदार्थ भरा है। अब अगर कोई पूछे कि अगर इस मैट्रिक्स को इस ऊतक से बाहर निकलना हो, अगर इस मैट्रिक्स को इस ऊतक से बाहर निकलना हो तो ये क्या यहां से बाहर निकल सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, यहां से बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि सफेद वाली कोशिका है। क्या ये यहां से बाहर निकल सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं, यहां से भी बाहर नहीं निकल सकता क्योंकि पीले वाली कोशिका आ गई। अगर कोई इधर से बाहर निकल सकता है, आप कहोगे नहीं जी बिल्कुल नहीं, यहां पे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन आ गई, यहां पे तो कनेक्टिव टिश्यू आ गया। तो बोलो ये बाहर कहां से निकलेगा? तो बाहर निकलने का रास्ता तो केवल और केवल यही बचा, यही बचा। यहां से ही इस उपकला ऊतक का ये पदार्थ जो था ये बाहर निकल सकता है, लीक होकर बाहर निकल सकता है, रिस के बाहर जा सकता है। बोलो इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से मुझे बता दो। यस बोला हाँ, इधर से बाहर निकल सकता है। क्लियर है गुरुजी? इधर से बाहर निकल सकता है, ये बात क्लियर है गुरुजी? बोला सर ठीक है। अगर ये बात क्लियर है इधर से बाहर निकल सकता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस ऊतक का पदार्थ जो था वो रिस के बाहर नहीं निकले, इस ऊतक से बाहर नहीं निकले, तो उसके लिए क्या करें भैया? उसके लिए हमें इस रास्ते को बंद करना पड़ेगा। इस रास्ते को क्या करना पड़ेगा? बंद करना पड़ेगा। अगर इस रास्ते को भी मैं बंद कर दूंगा तो इस ऊतक से पदार्थ रिस के बाहर नहीं निकलेंगे। तो जब भी बोले टाइट जंक्शन क्या करता है, ये टाइट जंक्शन क्या करता है, तो बड़ी ध्यान से बड़ी शिद्दत से देखना। ये एक ऐसा जंक्शन था जिसमें इन दोनों कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली अपने शीर्ष भाग से, ये वाला भाग कौन सा भाग है? आधार। ये ऊपर वाला भाग कौन सा भाग है? शीर्ष भाग। इन शीर्ष भाग से समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली आपस में चिपक जाती है। और ये गुलाबी रंग की जो मैंने बताई चिपकाने वाली संरचना, ये कुछ और नहीं है, प्रोटीन। तो हमने बोला कि इस गुलाबी रंग की प्रोटीन के द्वारा इस सफेद रंग की कोशिका और पीले रंग की कोशिका झिल्ली अपने शीर्ष भाग से आपस में चिपक गई। और जब ये चिपक गई तो इनके चिपकने से जो जंक्शन बना, इस जंक्शन को ही अपन बोलते हैं दृढ़ संधि। इसको ही अपन बोलते हैं दृढ़ संधि, इसी को अपन बोलते हैं दृढ़ संधि। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल था कि बताओ दृढ़ संधि कैसे बनती है। तो मैं ये कह दूं कि समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के शीर्ष भाग से चिपकने से बनती है। जब समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली शीर्ष भाग से आपस में चिपक जाती है, ऐसे चिपक जाएगी तो ये रास्ता क्या हो जाएगा? बंद। तो उससे क्या बनती है? दृढ़ संधि। तो मैंने बोला ये संधि, ये संधि समीपवर्ती, ये संधि समीपवर्ती कोशिकाओं की, ये संधि समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के शीर्ष भाग से चिपकने, या मैं कहूं जुड़ने से बनती है, से बनती है। तो मैं कह दूं कि इन दोनों कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली शीर्ष भाग से आपस में चिपक गई तो कौन सी संधि बनी? दृढ़ संधि बनी। पूछेगा बताओ इस दृढ़ संधि का क्या कार्य है? अगर कोई पूछे कार्य तो हमारी एनसीईआरटी माता ने कार्य दे रखा है। क्या कार्य? क्या कार्य है आप बताओ पहले। ये मैट्रिक्स था, ये पदार्थ था, ये इस भाग से निकल के बाहर जा रहा था कि नहीं जा रहा था? यहां से रिसाव हो रहा था कि नहीं हो रहा था? बोला हाँ सर बिल्कुल रिसाव हो रहा था। लेकिन अब क्या हुआ? जब हमने इस गुलाबी रंग की प्रोटीन से दोनों की कोशिका झिल्ली को यहां से ऊपरी भाग से चिपका दिया तो अब ये पदार्थ क्या यहां से बाहर निकल सकता है क्या? जल्दी बताओ, क्या ये पदार्थ यहां से बाहर निकल सकता है क्या? जल्दी बोलो मेरे को, जल्दी बोलो।
फिर मैं बड़े भयंकर भयंकर सवाल करवाऊंगा, एकदम दिल दहला देने वाले, एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो पहले मेरे को बताओ, क्या ये पदार्थ अब बाहर निकल सकता है क्या? अब बाहर निकल सकता है क्या? यस, जल्दी बताओ। हरि कुमार ने बताया नहीं, आफिया ने बताया नहीं, दिव्या, छोटी, कृष्णा, आरती, रिजवान, नम्रता, गौरी, पायल, श्रुति, संतोष, अभिषेक सब कह रहे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे, ये सब बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दृढ़ संधि क्या काम करती है? ऊतक से पदार्थों के रिसाव को या बाहर निकलने को रोकती है। ऊतक से पदार्थों के रिसाव को या बाहर निकलने को रोकती है। तो ये क्या काम करती है? हमने बोला ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने दैट इज रिसाव, बाहर निकलने से रोकती है। ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने से रोकती है, रिसाव से रोकती है। यही काम किसका है? दृढ़ संधि का। और हमारी एनसीईआरटी माता ने यही बात लिख रखी है कि दृढ़ संधि ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने से या रिसाव से रोकती है। बस इतनी सी बात दृढ़ संधि के बारे में है, टाइट जंक्शन के बारे में। तो जल्दी से ये कहानी नोट कर लीजिए, और अगर ये पूरी की पूरी बात दिमाग में छप गई, दिल में उतर गई और मस्त मस्त दोनों में चमक गई, तो कसम खा के कहो, मुस्कुरा के कहो, सर आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। यस यस, नोट किया? चलो भैया, तो टाइट जंक्शन की कहानी नोट हो गई। इसके बाद मैं अगले वाले जंक्शन पे, अगली वाली संधि पे मूव करता हूं, बड़े ध्यान से देखना बेटा। टाइट जंक्शन के बाद अगली जो संधि मेरे पास है उसे अपन बोलते हैं आसंजी संधि। उसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे आसंजी संधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अडहेरिंग जंक्शन। पहले अडहेरिंग जंक्शन होता क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और फिर हम आगे की बात करते हैं। बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना। हमने बोला कि मान लीजिए ये मेरे पास संयोजी ऊतक है, ये लो जी, ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू है। हमने बोला उपकला ऊतक हमेशा संयोजी ऊतक के ऊपर वृद्धि करता है, लेकिन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी होती है, और वो कबाब में हड्डी कौन है? वो कबाब में हड्डी है यहाँ पे प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन। बोला सर ठीक है। इसके ऊपर पाई जाती है उपकला कोशिका। मैं दो कोशिका बना दूं ताकि मैं उनके बीच आसानी से जंक्शन को दिखा पाऊं। हमने मान लिया एक कोशिका तो ये है, हमने माना एक कोशिका ये है, ये मेरे पास समीपवर्ती कोशिका है। अब हम देख रहे हैं कि इन कोशिकाओं के बीच में ये अडहेरिंग जंक्शन कैसे बनता है। बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने क्या देखा कि ये पीले वाली है, ये इस कोशिका, पीली कोशिका की कोशिका झिल्ली है, ये सफेद वाली है, ये इस सफेद वाली कोशिका की कोशिका झिल्ली है, और हर एक कोशिका के अंदर भरा हुआ है कोशिका द्रव्य। ये मेरे पास है इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य, ये लो, ये मेरे पास है इन कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य। हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि ये जो पीली वाली कोशिका है, इस पीली वाली कोशिका में, कोशिका झिल्ली में एक प्रोटीन की परत बनने लगी। ये लो, ये प्रोटीन की परत कहां बनने लगी? इस पीली वाली कोशिका की कोशिका झिल्ली में बनने लगी। ये प्रोटीन की परत बनी, ये पीली वाली कोशिका की कोशिका झिल्ली में बनी। जैसी परत यहां बनने लगी, बिल्कुल वैसी ही परत हमने देखा इसके सामने इस वाली कोशिका की कोशिका झिल्ली में परत बनने लगी। ये लो, ये परत बन गई। हमने क्या देखा कि ये जो प्रोटीन की मोटी परत यहां पे बन गई, इसकी मोटी परत हमें प्लेट की तरह दिखाई देती है। किसकी तरह? प्लेट की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनको अपन बोलते हैं प्रोटीन प्लेट। तो ये मेरे पास जो है, इसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे प्रोटीन प्लेट। इसे अपन बोलते हैं प्रोटीन प्लेट, इसे अपन बोलते हैं प्रोटीन प्लेट। बोला गुरुजी ठीक है, आगे की कहानी देखना। फिर हमने क्या देखा? हमने देखा ये प्रोटीन प्लेट जो थी, इस प्रोटीन प्लेट से छोटे छोटे तंतु निकले, और वो अपनी अपनी कोशिका के कोशिका द्रव्य में चले गए। ये छोटे छोटे तंतु निकले, अपनी कोशिका के कोशिका द्रव्य में चले गए। यहां से छोटे छोटे तंतु निकले, और ये अपनी कोशिका के कोशिका द्रव्य में चले गए। बेटा ये छोटे छोटे तंतु जो है, इन छोटे छोटे तंतुओं को अपन बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स। क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं अपन टोनोफाइब्रिल्स। इन छोटे छोटे तंतुओं को मेरे बच्चे हम बोलते हैं टोनोफाइब्रिल्स। पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, हमने कहा ये छोटे छोटे तंतु जो है, इन छोटे छोटे तंतुओं का, ये जो आप बता रहे हो टोनोफाइब्रिल्स है, इन टोनोफाइब्रिल्स का क्या काम है? ये टोनोफाइब्रिल्स होते हैं, इनका क्या काम है? आप देखो, ये जो टोनोफाइब्रिल है, ये क्या काम कर रहे हैं? ये कोशिका के साइटोस्केलेटन, जिसको सेल बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कोशिका के कंकाल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं, जो कि कोशिका की संरचना को बनाए रखने का काम करता है। तो हमने बोला ये क्या काम करते हैं? हमने बोला कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं। ये कोशिकीय कंकाल का निर्माण करते हैं, जो कोशिका की संरचना को बनाए रखता है। तो अभी तक जो भी परिवर्तन हुआ वो हर कोशिका ने अपने अंदर करा है। पीले वाली कोशिका में भी खुद का है, इस सफेद वाली कोशिका में भी खुद का है। अभी तक दोनों कोशिकाओं के बीच कोई संधि नहीं बनी है। अब बड़े ध्यान से देखना, तुमने वो फना मूवी देखी होगी जिसमें कहता है तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। तो बिल्कुल यहीं पे देखना। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस कोशिका में यहां से निकली प्रोटीन, इस कोशिका में यहां से निकली प्रोटीन, ये लो, हमने बोला ये लो, इस कोशिका में यहां से निकली प्रोटीन, यहां से निकली प्रोटीन, इधर से इस कोशिका में यहां से निकली प्रोटीन, और ये प्रोटीन आपस में जाके क्या होगी मेरे बच्चे? जुड़ गई। ये प्रोटीन यहां पे जाके आपस में क्या होगी मेरे बच्चे? जुड़ गई। ये लो, जब ये प्रोटीन जुड़ गई तो एक कहानी का मतलब बात ऐसी हो गई कि पीले वाली कोशिका ने हाथ बढ़ाया, सफेद वाली कोशिका ने हाथ बढ़ाया, और दोनों ने मजबूती से एक दूसरे के हाथ को पकड़ लिया कि तेरे हाथ में मेरा हाथ हो। यस, और ये दोनों की दोनों प्रोटीन जो थी, ये मेरे पास थी अंतर कोशिकीय प्रोटीन, और ये प्रोटीन दोनों कोशिकाओं को ऐसे मजबूती से पकड़ रखती है। कैसे पकड़ रखती है? मजबूती से। मतलब ये कहानी वैसे हो गई कि एक दोस्त है जय, दूसरा दोस्त है वीरू, और जय और वीरू ने दोनों ने एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ रखा है, और फिर ये किसी नदी को क्रॉस कर रहे हैं। तो जब जय और वीरू एक दूसरे के हाथ को कस के पकड़ लेंगे और फिर दोनों नदी को क्रॉस करेंगे, तो बताओ दोनों एक दूसरे को डूबने से बचाने में सहायता करेंगे कि नहीं करें? सहारा प्रदान करेंगे कि नहीं करें? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो कि जय और वीरू की जोड़ी जो है वो दोनों के ने एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ रखा है, और फिर नदी क्रॉस कर रहे हैं, तो फिर वो एक दूसरे को सहारा प्रदान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? मतलब कि भाई मरेंगे तो साथ मरेंगे, और जिएंगे तो साथ जिएंगे। अगर डूबेंगे तो दोनों ही डूबेंगे, नहीं तो दोनों ही बच जाएंगे, है ना? अरे ऐसा है कि नहीं है? जल्दी बोलो।
पूरे भारत की जनता का ताबड़तोड़ जवाब। अभिषेक, नीलू, गुड़िया, साक्षी, नेहा, नम्रता, वंदना, शीला, सुरुचि, अंशु, सोनम, कोमल, काजल ताबड़तोड़ जवाब है पापा की परियों के और मम्मी के मगरमच्छ के। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आसंजी संधि अडेनिंग जंक्शन एक ऐसा जंक्शन है, दो समीपवर्ती कोशिकाओं के बीच का ऐसा जंक्शन है जो दोनों कोशिकाओं को मजबूती से बांधे रखता है और एक दूसरे को क्या करता है? सहारा प्रदान करता है। और हमने बोला ये जो जंक्शन मेरे पास बन गया, इस जंक्शन को ही अपन बोल के चलते हैं आसंजी संधि। इस जंक्शन को ही बोल के चलते हैं बेटा आसंजी संधि। और इस आसंजी संधि का निर्माण किससे हुआ? इसका निर्माण अंतर कोशिकीय प्रोटीन से हुआ। अंतर कोशिकीय प्रोटीन से हुआ और ये क्या काम करता है? दोनों कोशिकाओं को बहुत मजबूती से बांधे रखता है, इसलिए सबसे मजबूत संधि है। तो पहला पॉइंट हमने बोला ये अंतर कोशिकीय, ये अंतर कोशिकीय प्रोटीन से, ये अंतर कोशिकीय प्रोटीन से बनी होती है। ये अंतर कोशिकीय प्रोटीन से बनी होती है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे मजबूत संधि है, सबसे मजबूत संधि है, सबसे मजबूत संधि है, सबसे मजबूत संधि है। कौन सी? हमने बोला आसंजी संधि। पूछेगा कि बताओ इस आसंजी संधि का क्या कार्य है, तो जब भी इसका कार्य पूछे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या काम करता है? ये समीपवर्ती कोशिकाओं को मजबूती से बांधे रखता है तथा उन्हें क्या करती है? सहारा प्रदान करती है। मतलब ये एक ऐसा रिलेशन है जो कहता है कि जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ। ऐसा रिलेशन है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को, जय और वीरू ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ रखा है। तो हमने बोला कि ये समीपवर्ती कोशिकाओं को, समीपवर्ती कोशिकाओं को मजबूती से बांधे रखती है, मजबूती से बांधे रखती है तथा सहारा प्रदान करती है, तथा सहारा प्रदान करती है, सहारा प्रदान करती है, तथा सहारा प्रदान करती है। तो जब भी बोले कि बताओ आसंजी संधि का क्या काम है, तो कहोगे ये जय और वीरू की जोड़ी है जो दोनों कोशिकाओं को मजबूती से बांधे रखती है। और किसकी सहायता से? अंतर कोशिकीय प्रोटीन की सहायता से। ये गुलाबी और पीली प्रोटीन थी जो मजबूती से जुड़ी हुई है, दोनों कोशिकाओं को मजबूती से पकड़ रखा है। हाँ कि ना? तो ये अंबुजा सीमेंट का जोड़ हो गया मेरे दोस्त, जो कि बहुत मजबूत संधि है। अगर पूछे कि सर आसंजी संधि का कोई उदाहरण है, हम कहेंगे हाँ, अपने पास है, जिसको अपन बोलते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम वो भी एक आसंजी संधि है। हेमीडेस्मोसोम, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम, ये दोनों ही आसंजी संधि के उदाहरण है, आसंजी संधि के उदाहरण है। यस, इतनी सी बात नोट कर लीजिए, ये मेरे पास पूरी की पूरी कहानी आसंजी संधि की है। और इस आसंजी संधि में अपने पास आते हैं डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। कहीं पे भी लिखा दिखाई दे तो तुक्का मारना कि उनका एक ही काम था, समीपवर्ती कोशिकाओं को एक दूसरे से मजबूती से बांधे रखना, सहारा प्रदान करना, बस यही काम है इसका। नोट कर लो जल्दी से। और अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एक बार स्क्रीन पर आग लगाना तो बनता है मेरे लाडले, जल्दी से स्क्रीन पर आग लगा लो। फिर हम ले चलेंगे आपको एक अगली संधि की तरफ। पहली वाली संधि थी जिसमें कोशिका की कोशिका झिल्ली जो थी वो शीर्ष भाग से चिपक गई थी ताकि पदार्थ रिश्ते बाहर ना निकले। दूसरी ने जय और वीरू की जोड़ी थी, एक दूसरे को कस के पकड़ लिया, मतलब जिएंगे तो साथ, मरेंगे तो साथ, वो रिलेशन हो गया, दैट इज आसंजी संधि। तीसरी संधि के बारे में मैं और बात कर रहा हूं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। फिर मैं एनसीईआरटी माता की एक लाइन पढ़ के बताऊंगा क्या बात है। आग की तो झड़ी लग चुकी है, आग की तो झड़ी लग चुकी है, आग की तो झड़ी लग चुकी है। लव यू लाडलो, क्या बात है, क्या बात है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर पिछली साल के नोट्स से काम नहीं चलेगा क्या? बेटा नोट्स जितने ज्यादा लिख के बनाओगे चीजें उतनी ही अच्छी लर्न होगी। पिछले साल बना लिया, अब दोबारा बना लोगे तो सारी चीजें दोबारा से बहुत अच्छे से रिवाइज होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि आलस से ना करें, समय पूरा मिल रहा है, नोट्स दोबारा से बनाएं, सलीके से बनाएं, क्योंकि हर एक टीचर का अपना नोट्स होता है वो स्पेसिफिक होता है। मेरे पूरे के पूरे नोट्स में कहीं से कुछ भी पूछ लो, मैं बता दूंगा कि कौन से नंबर की लाइन में मैंने क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। तो हर आदमी को अपना पता होता है कि उसने क्या कंटेंट दिया, उसका मतलब क्या था। तो खुद बनाना चाहिए, जुगाड़ पे नहीं जीना चाहिए, क्योंकि अगले साल नीट का एग्जाम दोबारा नए सिरे से होगा, नया होगा। तो ऑब्वियस ही बात है कि तैयारी भी तो नए सिरे से होनी चाहिए ताकि पुरानी कमियों को हटा के आप एक अच्छी शुरुआत कर पाए। ठीक है मेरे दोस्त, तो हम आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से देखना। आसंजी संधि के बाद अगली मेरे पास संधि आती है जो तीसरे नंबर पर मैं डील करने वाला हूं, वो अपने पास तीसरे नंबर की संधि है और इस तीसरे नंबर की संधि को बोलते हैं अंतराली संधि। इस तीसरे नंबर वाली संधि जो है इसको बोलते हैं अंतराली संधि, जिसको इंग्लिश में हम बोल के चलते हैं बच्चे गैप जंक्शन, जिसको अपन बोल के चलते हैं बच्चे गैप जंक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट, बहुत बहुत प्यारा कांसेप्ट। हम अभी चेक कर लेंगे किसमें कितना है दम, अभी देख लेंगे। चलो भाई साहब आ जाओ, अगर मैं कहानी शुरू करता हूं। हमने बोला कोई भी उपकला ऊतक हो वो किस पे वृद्धि करता है? आप कहोगे सर संयोजी ऊतक पे। तो भाई साहब ये लो, ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है कनेक्टिव टिश्यू। इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी, इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी, ये रही दोनों के बीच में कबाब में हड्डी, और इस कबाब में हड्डी को अपन बोल के चलते हैं, वो बोल के चलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। हमने बोला बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर उपकला कोशिका है। हमने मान लिया एक उपकला कोशिका तो ये रही, हमने मान लिया एक उपकला कोशिका ये रही, ये उपकला कोशिकाएं हैं। इन उपकला कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य भरा है। हमने बोला ये मेरे पास सफेद वाला, इस सफेद वाली कोशिका का कोशिका द्रव्य है। यहां पे पीले वाला जो था वो इस पीली वाली कोशिका का कोशिका द्रव्य है, पीली वाली कोशिका का कोशिका द्रव्य है। ये लो, ये जो बीच की जगह है, इस बीच की जगह में अंतर कोशिकीय पदार्थ भरा हुआ है। ये लो, चले भैया। अब हमने बोला कि हम बात कर रहे हैं अंतराली संधि के बारे में, गैप जंक्शन के बारे में। बोला इस गैप जंक्शन में होता क्या है? इस गैप जंक्शन में होता क्या है बेटा? एग्जैक्टली इस गैप जंक्शन में एक प्रोटीन की बनी हुई पाइप होती है, ट्यूब होती है। एक प्रोटीन की बनी हुई पाइप होती है, एक प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब होती है। हमने बोला ये प्रोटीन की बनी हुई पाइप है, ये प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब है। ये लो, ये लाल वाली जो मैंने बनाई, ये प्रोटीन की बनी हुई पाइप है, प्रोटीन की बनी हुई ट्यूब है। ये प्रोटीन की बनी हुई पाइप और ट्यूब जो है, इसकी सहायता से क्या हुआ? इस प्रोटीन और ट्यूब की सहायता से क्या हुआ कि ये मेरे पास पीले वाली कोशिका, ये मेरे पास सफेद वाली कोशिका, इन दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य आपस में मिले हुए होते हैं। मतलब ये कि इस पीले वाली कोशिका का कोशिका द्रव्य इस ट्यूब से होता हुआ इस सफेद कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंच सकता है। यहां पे देखिए, ये मेरे पास जो सफेद कोशिका थी, इस सफेद कोशिका का कोशिका द्रव्य इस ट्यूब से होता हुआ इस पीली कोशिका के कोशिका द्रव्य में पहुंच सकता है। तो मैं ये कह दूं कि ये लाल रंग की जो नलिका मैंने बनाई है, ये लाल रंग की नलिका एक ऐसी नलिका है जो दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। ये एक ऐसी नलिका
कोशिका है जो दोनों कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ने का काम कर रही है। बोलो कर रही है कि नहीं, जल्दी बोलो, कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है कि नहीं कर रही, जल्दी बोलो। यस, हाँ सर बिल्कुल कर रही है। तो मतलब अगर इस पीले वाली कोशिका में कोई संक्रमण होगा या कोई बदलाव होगा तो उसकी सूचना तुरंत के तुरंत सफेद वाली कोशिका को लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, जल्दी बोलो। पीले वाली कोशिका में कोई संक्रमण हो गया, कोई इंफेक्शन हो गया, कोई गड़बड़ घोटाला हुआ तो उसकी सूचना सफेद वाली को लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी, या सफेद वाली कोशिका में कोई गड़बड़ घोटाला हुआ तो उसकी सूचना तुरंत पीले वाली कोशिका को लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी। बोला हाँ सर लग जाएगी, क्योंकि दोनों का कोशिका द्रव्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो मैं तुम्हारी लैंग्वेज में बोलूं कि ये दोनों कोशिकाएं जो है इनका रिलेशन तो दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान वाला है। दो अलग अलग कोशिकाएं हैं लेकिन दोनों में आदान प्रदान हो रहा है कोशिका द्रव्य का, पदार्थों का, तो इसलिए ये दो जिस्म एक जान है। तो जब भी कोई कहे कि अंतराली संधि कैसी संधि है तो आप कहोगे अंतराली संधि जो है वो दो जिस्म एक जान वाली संधि है। और इस अंतराली संधि में हम बोले तो ये मेरे पास जो दिखाई दिया यही मेरे पास अंतराली संधि है। यही मेरे पास कौन सी संधि है मेरे बच्चे, यही मेरे पास अंतराली संधि है, यही मेरे पास अंतराली संधि है। पूछेगा कि सर ये जो अंतराली संधि है इसकी क्या खास बात है। हमने बोला ये अंतराली संधि जो है ये इस नलिका से बनी हुई है, और नलिका किससे बनी हुई है, प्रोटीन से, और इस प्रोटीन को बोलते हैं कनेक्सिन प्रोटीन। किससे, कनेक्सिन प्रोटीन। तो हमने बोला ये कौन सी प्रोटीन से, कनेक्सिन प्रोटीन से। तो मैंने बोला ये कनेक्सिन प्रोटीन से बनी होती है, बनी होती है। बोला हाँ, और क्या काम हुआ, हमने बोला ये कनेक्सिन प्रोटीन से बनी हुई है। तो पूछेगा और क्या हुआ, हमने बोला कि ये एक ऐसी संधि है जिसके द्वारा पीली वाली कोशिका से सूचना तुरंत सफेद वाली में पहुंच जाती है और सफेद वाली से तुरंत पीले वाली में, क्योंकि ये दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन है, दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन है। मतलब इसके द्वारा तीव्रतम सूचना का प्रसारण होता है, दैट इज फास्टेस्ट कम्युनिकेशन होता है, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन वाली संधि है। तो जब भी पूछे सबसे मजबूत संधि कौन सी तो आप कहोगे अडहेरिंग जंक्शन, आसंजी संधि। जब भी कहे कि फास्टेस्ट कम्युनिकेशन जंक्शन कौन सा, सबसे तेज कम्युनिकेशन कौन सा होता है, अंतराली संधि। तो हमने यही बात बोली कि ये मेरे पास है फास्टेस्ट कम्युनिकेशन, फास्टेस्ट कम्युनिकेशन संधि। तो जब भी बोले कि बताओ फास्टेस्ट कम्युनिकेशन संधि कौन सी है तो आप कहोगे अंतराली संधि। अंतराली संधि फास्टेस्ट कम्युनिकेशन संधि है। बोले ये संधि क्या काम करती है, हमने बोला ये समीपवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है। तो जब भी पूछे कार्य, जब भी पूछे कार्य क्या है इसका, जब भी कोई पूछे कार्य क्या है इसका तो हमने क्या बोला कि समीपवर्ती, हमने बोला समीपवर्ती कोशिकाओं के, समीपवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को, कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है, जोड़ती है, पहला काम। और दूसरा काम क्या करती है, अरे भैया इस नलिका के द्वारा इस कोशिका से इस कोशिका में आयंस, छोटे अणु और कभी कभी बड़े अणुओं के तीव्र संचरण में सहायक है। तो दूसरी चीज क्या काम करती है, हमने बोला आयंस, आयन, छोटे अणु तथा कभी कभी, कभी कभी बड़े अणुओं के, बड़े अणुओं के तीव्र संचरण में सहायक है या तीव्र स्थानांतरण में सहायक है। तो एक बात याद रखना कि आसानी से कौन जा सकता है, इस नलिका में से छोटे अणु आयन वो आसानी से जा सकते हैं, लेकिन बड़े अणु और आयन का जाने का चांस तो कभी कभी होगा रे। तो याद रखना अगर वो कहे कहीं पे स्टेटमेंट लिख के दे कि बड़े अणुओं का तीव्र स्थानांतरण करती है, अधिकतर बड़े अणुओं का तीव्र स्थानांतरण करती है, बात हो जाएगी गलत, क्योंकि बड़े अणु तो कभी कभी ही जा सकते हैं, सामान्यतः अधिकतर क्या जाते हैं, आयन और छोटे अणुओं का तीव्र स्थानांतरण होता है। याद रखना आयन या छोटे अणुओं का तीव्र स्थानांतरण होता है। यही काम है कौन सी संधि का, अंतराली संधि का, अंतराली संधि का, अंतराली संधि का। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, डायग्राम को देखना है और कहानी क्लियर। मतलब अंतराली संधि क्या हुई, दो जिस्म एक जान वाली संधि, दो जिस्म एक जान वाली संधि कौन सी हुई, अंतराली संधि। आसंजी संधि क्या हुई, जिएंगे तो साथ मरेंगे तो साथ, अंबुजा सीमेंट वाला जोड़ था, बहुत ही मजबूत जोड़। यस, इतनी सी कहानी को नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, इतनी सी कहानी को जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर इससे आगे की बात मैं आपको बताता हूं, बड़ी ही बवंडर जबरदस्त जिंदाबाद बात बताता हूं। यस यस, जल्दी से देखिए, यस जल्दी से देखिए, यस नोट हुआ, अब नोट हुआ तो कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ाइएगा। देखिएगा अपने क्वेश्चन करते हैं स्टेटमेंट का और फिर चेक करते हैं किसमें कितना दम है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आया है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हमने क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अंतराली संधि, अंतराली संधि अधिकतर, अधिकतर बड़े अणुओं के, अधिकतर बड़े अणुओं के स्थानांतरण में, अधिकतर बड़े अणुओं के स्थानांतरण में सहायक होती है, अधिकतर बड़े अणुओं के स्थानांतरण में सहायक होती है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है। बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पे है, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे दोस्त, जल्दी से जवाब दीजिएगा कि अंतराली संधि अधिकतर बड़े अणुओं के स्थानांतरण में सहायक होती है। यस, देखते फिर किसमें कितना है दम। रटना नहीं है, डायग्राम को देख के चीजों को समझना है, सारी बात डायग्राम खुद बोलेगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट और डायग्राम समझ में आ गया तो चीजें समझ में आएगी, नहीं तो फिर हो जाएगी एग्जाम में मोए 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 मोए, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो रटने का सब्जेक्ट कतई भी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझने का सब्जेक्ट है। चलो भाई चेक कर लेते हैं।
बेटा अभी अभी मैंने एक बात लिखाई कि अंतराली संधि समीपवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है और इस नलिका से होकर आयन छोटे अणु तो आसानी से जा पाते हैं लेकिन बड़े आकार के अणुओं को स्थानांतरित होने में होती है दिक्कत, तो उनके जाने का चांस है बहुत कम। इसने तो कह दिया कि ये एक ऐसी संधि जिसमें अधिकतर बड़े अणु जाते हैं, जिसमें अधिकतर बड़े अणु जाते हैं, तो ये बात क्या होगी? एकदम एकदम गलत होगी। बड़े अणु तो कभी कभी ही जाते हैं, तो ये बात क्या होगी? एकदम गलत। इसलिए स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कैसा हुआ? फॉल्स स्टेटमेंट। देखते हैं क्या कहानी है। ओ भाई साहब गजब, अरे क्या बात है, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो, कोई तो रोक लो। आवारगी छोड़ दी हमने तो लोग हमें भूलने लगे। अरे शोहरत कसम चुनती थी जब हम बदनाम हुआ करते थे, जब हम बदनाम हुआ करते थे। शाबाश, 78% जनता का एकदम सही जवाब, सटीक जवाब, जबरदस्त जवाब, जिंदाबाद जवाब। क्या बात है। बात है इसी बात पे एक और सवाल अपन करते हैं, इसी बात पे एक और सवाल हम करते हैं। बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत सा सवाल मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना, बड़े ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं दृढ़ संधि, दृढ़ संधि का निर्माण, दृढ़ संधि का निर्माण समीपवर्ती, दृढ़ संधि का निर्माण समीपवर्ती वर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली, समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के आधारीय भाग से, के आधारीय भाग से जुड़ने से होता है। समीपवर्ती कोशिका की कोशिका झिल्ली के आधारीय भाग से जुड़ने से होता है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये बात जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है? आपका समय शुरू होता है मेरे दोस्त, वो समय शुरू होता है। अब जवाब दो, जवाब दो। पूछता है भारत, जवाब दो। पूछता है भारत कि ये बात सही है कि गलत है। फिर मैं एनसीईआरटी माता की एक एक लाइन आपको पढ़ के सुनाता हूं। यस, यस। देखते हैं पूरे भारत की जनता क्या जवाब देती है। बहुत प्यारा सवाल, फिर हम एनसीईआरटी माता को पढ़ेंगे। यस, बड़े ध्यान से देखो। ये कह दृढ़ संधि का निर्माण समीपवर्ती कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली के आधारीय भाग से जुड़ने के कारण होता है ना। आधारीय भाग पे तो पाई जाती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। अरे शीर्ष भाग, ऊपरी भाग के आपस में जुड़ने के कारण होता है, शीर्ष भाग के जुड़ने के कारण होता है, आधारीय भाग के जुड़ने के कारण नहीं होता। मतलब ये बात भी क्या होगी? एकदम सफेद झूठ, एकदम झूठी बात है। अगर एकदम झूठी बात है तो देखते हैं कितने प्रतिशत जनता ने इसको झूठा बोला, कितने प्रतिशत जनता ने झूठा बोला। ओ भाई साहब, लगभग 81% जनता का सही जवाब कि सर ये एकदम गलत बात है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। शाबाश लाड़ दो बस। अब यहां से सवाल जो थे वो कॉन्सेप्ट वाले, कंफ्यूज करने वाले थे। ये सवाल है, बाकी तो काम है, तीनों के काम है। दृढ़ संधि ऊतक से पदार्थों को बाहर निकलने से रोकती है। आसंजी संधि दो समीपवर्ती कोशिकाओं को मजबूती से जोड़े रखती है। और अंतराली संधि दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है ताकि पदार्थ आयनों का, छोटे अणुओं का, कभी कभी बड़े अणुओं का तीव्र स्थानांतरण हो सके। बस ये तीन बात याद रखनी है। एनसीईआरटी माता क्या कहती है? चलिए मैं सीधा ले चलता हूं आपको एनसीईआरटी माता के पास। एनसीईआरटी माता कह रही है उपकला ऊतक की सभी कोशिकाएं एक दूसरे से अंतरकोशिकीय पदार्थ के द्वारा जुड़ी रहती है। यस, ये हो गया। यहां से देखिए, ये कह रहा है लगभग सभी प्राणी ऊतकों में। तो अगर कोई कहते सारे के सारे ना, लगभग सभी प्राणी ऊतकों में कोशिकाओं के विशेष जोड़ इंडिविजुअल कोशिकाओं को संरचनात्मक तथा कार्यात्मक संधि प्रदान करते हैं। उपकला एंड और अन्य ऊतकों में तीन प्रकार की संधियां पाई जाती है। सबसे पहली संधि दृढ़ संधि, दूसरी आसंजी संधि और तीसरी है मेरे पास अंतराली संधि। अब ध्यान रखना, एक एक करके बात करते हैं। और इस हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी में करेक्शन भी है, वो करेक्शन कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। गड़बड़ घोटाला कर रखा है। हमें बच्चे कहेंगे तो सर ये गलत सलत चीजें पढ़ के हमने 11वीं क्लास पास कर ली क्या? अरे झंडू, गलत सलत पढ़ के कर ली। सुनो करेक्शन क्या है। ये कह रहा है दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। जी हां, दृढ़ संधि का यही कार्य है कि ये पदार्थों को ऊतक से बाहर निकलने से रोकती है। चले, अगली संधि मेरे पास है आसंजी संधि। बड़े ध्यान से देखना, अगली संधि का क्या नाम है? अगली संधि का नाम है आसंजी संधि। और आसंजी संधि क्या करती है? समीपवर्ती कोशिकाओं को मजबूती से बांधे रखती है, मजबूती से एक दूसरे से जोड़ती है। इसने क्या लिख दिया कि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है। गलत बात है, क्योंकि पड़ोसी कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम तो अंतराली संधि कर रही है। तो इसको काट देना, ये लाइन गलत लिखी है। हिंदी की एनसीईआरटी ने गलत लिख रखी है, इंग्लिश वाली ने तो एकदम सही लिख रखी है। तो जल्दी से इस बात को काट लेना। ये गलत सलत पढ़ के तुमने 11वीं क्लास पास कर लिया, इसको करेक्शन कर ले। रसगुल्ले, अरे देखता क्या खाएगा, देख क्या गुरु के लर्ट करना है मेरे रसगुल्ले। रसगुल्ली तू कहां खो गई है? अभी तो यही थी। जल्दी से इस लाइन को काटो और इसकी जगह लिख लो जो नोट्स में लिखी हुई है कि समीपवर्ती कोशिकाओं को मजबूती से जोड़ने का काम करती है और सहारा प्रदान करती है। ये काम किसका है? आसंजी संधि का। नेक्स्ट, फिर भाई साहब यहां पे देखना, अपने पास आ गई अंतराली संधि। अंतराली संधि क्या काम करती है? आयनों, छोटे अणुओं को कभी कभी बड़े अणुओं के तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। और दूसरी क्या काम करती है? समीपवर्ती कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है, जोड़ती है। ये काम किसका है? अंतराली संधि का। ये काम किसका है? अंतराली संधि का। तो अब मेरे को बता दो, मेरे को बता दो कि जिन लोगों के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है, क्या उन लोगों ने ये करेक्शन कर लिया? अगर कर लिया तो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो। जिन लोगों ने ये करेक्शन कर लिया वो एक बार स्क्रीन पे आग लगा दो। फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त, फिर मैं आगे बढ़ता हूं मेरे दोस्त। यस,
बेटा जिन लोगों के पास नई वाली एनसीईआरटी होगी उसमें ऊतक वाला चैप्टर नहीं है, उनको लोड लेने की जरूरत नहीं, वो केवल अपने नोट्स पढ़े और चिल मारे। जिन लोगों के पास पुरानी वाली एनसीईआरटी है वो करेक्शन कर ले, ताकि कभी छोटे भाई बहन उसको पढ़े तो वो गलत ना पढ़े, क्योंकि उस गलती का सुधार आप लोग कर लोगे। यस, हाँ, जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी वो करेक्शन करे, नहीं है वो लोड ना ले, वो अपने नोट्स पे फोकस करे, क्योंकि नोट्स में ईच एंड एवरी लाइन सब कवर है, कोई माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। यस, चले, अगर ये करेक्ट कर लिया तो फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं मेरी रसगुल्ला आर्मी, और मैं बात करता हूं आपसे, वो बात करता हूं किसके बारे में, कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, जिसको हम बोल के चलते हैं संयोजी ऊतक। इस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करता हूं जिसको हम बोल के चलते हैं संयोजी ऊतक। मैं आपसे बात करता हूं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में जिसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करता हूं जिसको हम बोलते हैं संयोजी ऊतक। चले चले भाई, चले। यस, तो जल्दी से बता दीजिए चले कि नहीं चले, चले कि नहीं चले। यस, हाँ मेरे दोस्त, जो भी डाउट है तू अपना स्क्रीन पे लिख भेज, क्योंकि यहाँ पे आज डाउट वाला पोर्टल मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, शायद उसमें कोई टेक्निकल इश्यू चल रहा है, वो शो नहीं हो रहा है। यस, दिखाई तो दिया, लेकिन देखते हैं क्या किसी के पास कोई काम का डाउट था। सर एनसीईआरटी और नोट्स की सेम लाइन ही है, तो एनसीईआरटी और नोट्स की सेम लाइन ही है कि सेम लाइन है कि समीपवर्ती कोशिकाएं आपस में एक दूसरों को आपस में जोड़ के, अरे जोड़ के रखती है, लेकिन कोशिका द्रव्य को नहीं जोड़ती ना झंडू। उसने लिख रखा है कोशिका द्रव्य को जोड़ती है, कोशिका द्रव्य को नहीं जोड़ती आसंजी संधि में। मेरे बेटा लाइन को ढंग से पढ़, अर्थ का अनर्थ मत कर। हाँ, कृष्ण मीना कह रहा है आसंजी संधि, आसंजन का मतलब जोड़ना, तो लिखा हुआ है बेटा नोट्स में पढ़, जिसमें समीपवर्ती कोशिका एक दूसरे को मजबूती से जोड़े रखती है। फिर कोई पूछ रहा है चैप्टर कब पूरा होगा, बेटा तू पढ़ेगा, अपने आप पूरा हो जाएगा, पूरे साल पढ़ना है यार। तेरे अभी से मुंह में झाग आ गए, तू क्या भाटा पीएमटी की तैयारी करेगा, है ना। चैप्टर अपने आप पूरे होते जाएंगे, तेरे को उसका लोड नहीं लेना है। तुमसे दे रखा है टेस्ट सिलेबस की डेट 15 मार्च, 15 मार्च से पहले सिलेबस पूरा हो जाएगा, तेरे को उसका लोड नहीं लेना है। उसका लोड लेने के लिए हम बैठे, पीडब्ल्यू की पूरी टीम बैठी, तू केवल पढ़ाई कर। लेकिन मेरा 14 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि सिलेबस का पूरा होगा, चैप्टर का पूरा होगा कितना, ये नाटक केवल वही लोग करते हैं जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं, केवल वो टाइम पास करने के लिए आते हैं। वो ये सोचते हैं कि तुमने 10 दिन पढ़िया, 15 दिन पढ़िया, 15 दिन में नीट का एग्जाम क्रैक करके डॉक्टर बन जाएगा। तो बेटा इस मोहमाया को त्याग दीजिए, ये पूरे साल की एक कठोर तपस्या है। जब वो कठोर तपस्या करोगे तभी नीट का एग्जाम क्रैक होगा। नीट का एग्जाम कोई पका पकाया हलवा नहीं है कि आए खाया और बन गए डॉक्टर साहब, इतना आसान काम नहीं है। अगर तुम ये सोच के बैठे हो कि तुमने बैच ले लिया, यहाँ 5 बार पंचायत मार ली, 4-5 चैटिंग में बहुत बढ़िया कमेंट लिख के भेज दिए, और तुम सोच रहे हो तुमने बहुत मान काम कर दिया, आपको रेगुलर बेसिस पे 6-7 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी होगी। ये नोट्स घर पे बनाना सेल्फ स्टडी नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब पूरे नोट्स को सलीके से लर्न करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो सेल्फ स्टडी है। कई सारे बच्चे क्या काम करते हैं, क्लास में नोट्स नहीं बनाते, वो घर जाके नोट्स बनाएंगे, और घर जाके नोट्स बनाएंगे, उनको 4-5 घंटे बनाएंगे, और फिर कहेंगे सर मैं डेली 4-5 घंटे पढ़ता हूं या पढ़ती हूं। बेटा वो सेल्फ स्टडी नहीं, तो तुमने फालतू का टाइम पास किया। जब क्लास में सर पढ़ा रहे थे, धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, तो धीरे धीरे इसलिए पढ़ा रहे थे ताकि क्लास के नोट्स तुम क्लास की क्लास में ही नोट कर लो, घर पे टाइम खराब ना हो। लेकिन तुमने फालतू की चैटिंग में, फालतू की बकवासबाजी में वो टाइम जो था वो वेस्ट कर दिया। घर पे जाके तुम जमा के नोट्स बनाते हो 5 घंटे में, और उसको कह देते हो सेल्फ स्टडी। बेटा ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा, ये बात अभी से गांठ बांध लो। नीट का एग्जाम जो था उसने इस बात तो बहुत सारे लोगों के मुंह में झाग लाई दी, ला दी कि नहीं ला दी, सबके होश उड़ गए जो नीट के एग्जाम को हल्का मान रहे थे। अगले साल क्या पता क्या होगा, है ना। तो अपनी तैयारियां मजबूत करो, पूरी शिद्दत के साथ करो, ताकि डॉक्टर बन सको। टाइम वेस्ट करोगे तो कुछ होना जाना नहीं है। और मैं एक बात और बता देता हूं कि कभी भी कोई सीरियस बच्चा, जिम्मेवारी से पढ़ाई करने वाले बच्चे के क्वेश्चन का भी एक लेवल होता है। वो फालतू के क्वेश्चन, फालतू की पंचायत नहीं मारता है। तो अगर आपके फालतू की पंचायत में इन्वॉल्व हो तो ये मान लेना कि आपका सिलेक्शन सिर्फ ऐसे रेस में से हट चुके हो। तो जो सीरियस पढ़ाई करने वाले बच्चे, उनको मैं क्लियर बता दूं कि बेटा यहाँ पे कई बार आप चैटिंग में देखते हो कि फालतू की बकवासबाजी लोग करते रहते हैं, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, आपको पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। मान लेना कि जो बच्चे फालतू की बातें कर रहे हैं वो सिलेक्शन की रेस में से वैसे हट चुके हैं। वो जब नीट का एग्जाम नजदीक आएगा तो वो बहाने ढूंढने शुरू कर देंगे कि हम बहाने क्या मारे, घर वालों को गोली क्या दे। उन माता पिता ने खून पसीने की जो कमाई लगाई है, जो सपने देखे हैं, तब जाके उन्होंने तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनाने की ठानी है। उनके सपनों के साथ, उनके विश्वास के साथ खिलवाड़ ना करे, मैं बस यही कहूंगा। क्योंकि आप लोगों की तरह मैं भी एक किसान परिवार का बच्चा हूं, गांव में हिंदी मीडियम के स्कूल में पढ़ के और फिर यहां तक पहुंचा हूं। तो उन माता पिता का दर्द मैं समझता हूं, और मैं ये बात हमेशा से कहता आया हूं कि जब हम आपकी क्लास में पढ़ते थे तो हमें बहुत अच्छे टीचर्स नहीं मिल पाए। हमें कोई इस तरह जैसे हम आप लोगों को गाइड करते हैं, ये करना है, ये नहीं करना, इस तरह गाइड करने वाले कोई मिल नहीं पाए। अगर हमें भी मिलते तो हम भी कोई बहुत अच्छा काम कर सकते थे। लेकिन ये आप लोगों को मौका दिया है, उन माता पिता को मेरा प्रणाम जिन्होंने आपको ये मौका दिया है। लेकिन बेटा अगर ये मौका हाथ से चला गया ना तो फिर सारी जिंदगी ठोकरें खानी है, कुछ होना जाना नहीं है। तो इस समय की कीमत को समझो, शिद्दत के साथ पढ़ाई करो। और आप इस बैच में पढ़ रहे हैं तो अपना एक साल, अपना प्रीशियस समय जो है वो लगा रहे हैं। अगर यहाँ पढ़ाई करोगे, शिद्दत के साथ पढ़ाई करोगे, अपना 100% देके पढ़ाई करोगे, और मान लीजिए फिर भी नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं गारंटी आपको देता हूं कि आप इतना सीख चुके होगे कि भारत के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करोगे या किसी भी दूसरी चीज की पढ़ाई करोगे, वहां आपको जरूर बुलंदियां मिलेगी, आप जरूर बहुत अच्छा करोगे, बहुत जबरदस्त स्कोर करोगे, और हमेशा ब्राइट स्टूडेंट रहोगे। ये बात मैं लिख के आपको दे सकता हूं, बशर्ते कि अभी आप अपना 100% देके पढ़े, है ना। अब इससे ज्यादा तो मैं बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप सभी बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर हम एक गलत बात को 100 बार सही बोलेंगे तो वो गलत बात सही नहीं हो सकती, और अगर कोई सही बात है तो वो सही बात है। इतना बात आपको भी पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बुरा है। लेकिन अगर आपको ये पता है कि हमारे लिए फालतू की बकवासबाजी बुरी है, और फिर भी आपको काम कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि आपको पढ़ाई लिखाई करनी नहीं है, आपको अपने माता पिता के अपने सपने साकार करने नहीं है, आपको केवल फालतूगिरी करनी है। तो फिर फालतूगिरी जब आपको करनी है तो बार बार समझाने का कोई औचित्य बचता ही नहीं है, कोई लॉजिक बचता ही नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो ये ज्ञानवर्धक बातें हैं।
ये क्लियर बात है, मैं एकदम सटीक बात बोलने वाला हूं। शुगर कोटिंग करने वाला आदमी हूं नहीं। आप में से बहुत सारे बच्चे जो मेरे से 12वीं क्लास में जुड़े रहे होंगे, या कोई यकीन में जुड़े रहा होगा, कोई इंग्लिश के बैच में जुड़े होंगे, कोई हिंदी में जुड़े होंगे, उनको ये बात पता है। मेरा शुगर कोटिंग का काम नहीं है, मैं एकदम ठोक के पढ़ाऊंगा, डंके की चोट पे पढ़ाऊंगा, हर एक कांसेप्ट को डंके की चोट पे क्वेश्चन कराऊंगा। जबरदस्ती की शुगर कोटिंग करना मेरा काम नहीं है। जो गलत बात है वो गलत है, जो सही बात है वो सही है, मैं डंके की चोट पे बोलूंगा। ठीक है जी, बाकी आपकी मर्जी है। आ जाओ हम आगे चलते हैं, हम आपसे बातें करते हैं संयोजी ऊतक के बारे में। बच्चे बड़ी प्यारी सी बात थी। सबसे पहली बात थी कि कोई अगर हमसे पूछे कि संयोजी ऊतक की उत्पत्ति किससे होती है, तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि संयोजी ऊतक की उत्पत्ति हमेशा मीजोडर्म से होती है। तो उत्पत्ति कैसी है? मीजोडर्मल। तो जब भी कोई कहे बताओ संयोजी ऊतक की उत्पत्ति कैसी है, हम कहेंगे मीजोडर्मल। पूछेगा सर संयोजी संयोजी ऊतक शरीर के कुल भार का कितना प्रतिशत है? तो मैंने बोला शरीर के कुल भार का, शरीर के कुल भार का लगभग कितना है? 30 से 40%। अब सवाल था गुरुजी एक बात बताओ, इस संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक क्यों बोला? बेटा संयोजी वर्ड का मतलब होता है जोड़ना। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो ये शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। तो जब भी बोले संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये शरीर के विभिन्न ऊतकों या और अंगों को आपस में जोड़ता है, संयोजित करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक। तो हमने बोला ये ऊतक, ये ऊतक शरीर के, ये ऊतक शरीर के विभिन्न, ये ऊतक शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को आपस में, अंगों को आपस में जोड़ने में सहायक है, जोड़ने में सहायक है, जोड़ने में सहायक है। अतः इसे, अतः इसे संयोजी ऊतक कहते हैं, अतः इसे संयोजी ऊतक कहते हैं। तो जब भी बोले बताओ इस ऊतक को संयोजी ऊतक क्यों कहते हैं, तो आप क्या बोलोगे कि शरीर के विभिन्न ऊतकों और अंगों को आपस में क्या कहते हैं? जोड़ता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? संयोजी। संयोजी ऊतक बोलते हैं। अब सवाल था कि गुरुजी अगर एक मानव के शरीर को, एक जंतु के शरीर को हम देखें और उस जंतु के शरीर का अध्ययन करें, तो बताओ ना उस जंतु के शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ऊतक मिलेगा, और पूरे के पूरे शरीर में सबसे ज्यादा फैला हुआ ऊतक कौन सा मिलेगा? तो ध्यान रखना कि जटिल प्राणियों, ध्यान रखना वर्ड में क्या जटिल प्राणियों के शरीर में यूज किया मैंने, जटिल प्राणियों, वर्ड पे ध्यान देना, जटिल प्राणियों में
जटिल प्राणियों जटिल प्राणियों में प्राणियों के शरीर में बहुतायत पाया जाने वाला तथा विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक है। तो अगर कोई कहे कि बताओ जटिल प्राणियों के शरीर में बहुतायत पाया जाने वाला तथा विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक कौन सा है, तो आपका जवाब होगा संयोजी ऊतक। तो जटिल प्राणियों के शरीर में विस्तृत रूप से फैला हुआ और सबसे ज्यादा बहुतायत पाया जाने वाला ऊतक कौन सा है, नाम होगा संयोजी ऊतक। इतनी सी बात को नोट कीजिए। फिर मैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट, एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको देता हूं, लेकिन यह बात पक्का याद रखना, विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक किसके शरीर में, जटिल प्राणियों के शरीर में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। बात यस। चले अब कॉन्सेप्ट की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल था, गुरुजी एक बात बताओ, सर ये बताओ कि ये संयोजी ऊतक जो था, आपने बोला इस संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक नाम क्यों दिया, क्योंकि ये संयोजित करने का, जोड़ने का काम कर रहा था, शरीर के विभिन्न ऊतकों को और अंगों को जोड़ रहा था, उनको जोड़ने का काम कर रहा था, इसलिए इसको संयोजी ऊतक बोला। अगर कोई कहे कि संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, बड़े ध्यान से देखना, अगर मेरे से कोई कहे कि आप हमें बताओ इस संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, अगर कोई मेरे से कहे कि आप हमें बताओ इस संयोजी ऊतक जो था, इस संयोजी ऊतक का कार्य क्या है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। जब भी मेरे से कोई संयोजी ऊतक का कार्य पूछेगा तो मैं पहला काम लिखूंगा शरीर के विभिन्न ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ना। पहला काम। दूसरा काम याद करो, रक्त है वो भी क्या है, एक संयोजी ऊतक, और रक्त क्या काम करता है, शरीर में पदार्थों का परिवहन करना। दूसरा काम क्या था, हमने बोला शरीर में पदार्थों का परिवहन करना, रक्त यही काम करता है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट काम बेटा, हमारी बोन्स एंड कार्टिलेजेस जो अस्थियां और उपास्थियां हैं, वही तो कंकाल तंत्र बनाती है, शरीर का ढांचा प्रदान बनाती है, और ये शरीर का कंकाल तंत्र शरीर को क्या करता है, सहारा प्रदान करता है। तो हमने बोला शरीर को सहारा दैट इज आलंबन प्रदान करना। शरीर को सहारा या आलंबन प्रदान करना। ये मेरे पास काम किसके हैं, हमने बोला ये मेरे पास काम हुए, ये मुख्य काम लिखे मैंने, वो संयोजी ऊतक के लिखे। ये मुख्य रूप से काम किसके लिए लिखे, संयोजी ऊतक के। अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सवाल अपने पास ये था, गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम हमारे शरीर में से संयोजी ऊतक को बाहर निकालें और बाहर निकाल के उस संयोजी ऊतक का अध्ययन करें, तो क्या आप बता सकते हो कि वो संयोजी ऊतक कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है? यस, हमें कहा बिल्कुल हम बात बता सकते हैं। तो बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखिए, मैं सवाल का जवाब देता हूं। आपने मेरे से पूछा कि गुरुजी अगर हमसे कोई कहे कि कनेक्टिव टिश्यू जो है, ये कनेक्ट
टिश्यू जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी चीजों से मिलकर बना है? अगर शरीर में से मैं कनेक्टिव टिश्यू का टुकड़ा निकालूं और उसका अध्ययन करूं तो मुझे क्या पता चलेगा? हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू भी एक ऊतक है, और आप मुझे बताओ ऊतक को बनाने के लिए एक कोशिका चाहिए कि बहुत सारी कोशिका चाहिए? जल्दी बताओ। अरे आलंबन का मतलब दिव्या लिख रखा बेटा, सहारा। सहारा का मतलब ये आलंबन ओब्लिक करके लिख रखा है यार, ऐसे क्या झंडू बाम बने हुए हो? ये तो देखो मैंने पहले ही सरल भाषा लिख दी, आलंबन का मतलब होता है सहारा। सपोर्ट प्रोवाइड करना। यस। ये हर्षित नाम का लड़का किसी प्रियंका नाम की लड़की को लिख रहा है कि मेरे नोट्स बनवा दे, मेरे नोट्स बनवा दे। बेटा ये प्रियंका तेरी असिस्टेंट थोड़ी लग रही है ना? तू इस प्रियंका जी से नोट्स नोट्स के लिए भीख मांगता रहेगा, है ना? ये डॉक्टर बन के निकल जाएगी, ये जिस हॉस्पिटल में डॉक्टर रहेगी, तू उस हॉस्पिटल के गेट पे कटोरी लेके भीख मांगेगा और तेरे को लोग भीख भी नहीं देंगे। तो अच्छी बात ये है कि भाई साहब पढ़ाई कर ले ताकि तू भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर लग जाए, है ना? ये तो कटोरा लेके या तो प्रियंका को हॉस्पिटल के बाहर मिलेगा या हमें किसी ट्रैफिक सिग्नल की बत्ती पे मिलेगा, और दोनों जगह भीख नहीं मिलेगी तेरे को। तो आराम से पढ़ाई कर रहे मेरे लाडले। हाँ, पढ़ाई कर, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है। देखो, है ना, घर वालों ने इसको नीट की तैयारी करने के लिए भेजा है, और मैं पिछले 5 कमेंट में देख रहा हूँ ये प्रियंका जी से भीख मांगता घूम रहा है। दे दो कोई अठन्नी समझी भाई इसको, और ऐसे अठन्नी समझी वाले आए उनको यार जवाब भी तुम दे दिया करो ना, है ना, ताकि मुझे उनको वो हाईलाइट नहीं करना पड़े, क्योंकि इतनी बात समझाई है ना, इतनी बात समझाई कि टाइम की वैल्यू को समझो। को समझो। और भाई साहब, ये भाई साहब भीख मांग रहा है, इसकी समझ में आई कि भीख मांगना आसान काम है। आ जाओ। यस, तो कनेक्टिव टिश्यू है वो एक ऊतक है, और ऊतक के निर्माण के लिए चाहिए बहुत सारी कोशिकाएं। तो मैंने बोला यहां पर कनेक्टिव टिश्यू को जब देखा तो उसमें मेरे पास थी कई सारी कोशिकाएं। पहली चीज, कई सारी कोशिकाएं। कोशिकाएं ये हमें दिखाई दी। चले भैया, और क्या दिखाई दिया? कई सारी कोशिकाएं दिखाई दी, और कई सारी कोशिकाओं के अलावा क्या देखा भैया? कई सारी कोशिकाओं के अलावा हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि यहां पर कोशिकाएं थी, और उसके अलावा होता है मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं अंतर कोशिकीय पदार्थ। दूसरा अपने पास है अंतर कोशिकीय पदार्थ। अंतर कोशिकीय, दूसरा मेरे पास है अंतर कोशिकीय पदार्थ। ये जो अंतर कोशिकीय पदार्थ है इसी को अपन बोलते हैं बेटा मैट्रिक्स। और तीसरी चीज, कनेक्टिव टिश्यू में हमें एक और चीज दिखाई दी, और वो चीज दिखाई दी तंतु। तीसरी चीज हमें दिखाई दी है बेटा तंतु, और मैं बता दूं तंतु को ही हम बोलते हैं फाइबर्स। इन तंतु को ही हम बोलते हैं फाइबर्स। तो सीधा सटीक जवाब था कि अगर कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे तो उस कनेक्टिव टिश्यू में कितनी चीजें दिखाई देगी? तो आपका जवाब था कि सर कनेक्टिव टिश्यू को देखेंगे तो कनेक्टिव टिश्यू में 3 चीजें दिखाई देंगी, कई सारी कोशिकाएं दिखाई देगी, मैट्रिक्स दिखाई देगा, प्लस उसमें तंतु दिखाई देगा, प्लस उसमें तंतु दिखाई देगा। इन 3 चीजों से मिलकर बनता है कनेक्टिव टिश्यू। लेकिन एक सवाल था क्या, कि जब हमने सारे के सारे कनेक्टिव टिश्यू का अध्ययन किया तो पता ये चला कि कुछ कनेक्टिव टिश्यू ऐसे थे जिनमें तंतु नहीं था। तो बोला सर वो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू था जिसमें तंतु नहीं था? जिसमें तंतु नहीं था तो अपने पास था अपवाद। अपने पास क्या था? अपवाद। और उस अपवाद में अपने पास नाम था ब्लड का। अपवाद जो था, उस अपवाद में नाम किसका था? ब्लड का। तो याद रखना, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इसमें तंतु नहीं है। इसमें तंतु नहीं है, तो हमने बोला ब्लड जो था ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन इस कनेक्टिव टिश्यू में तंतु जो है वो क्या होता है मेरे बच्चे? अनुपस्थित। तंतु क्या होता है इसमें? अनुपस्थित। तो याद रखना, अगर कोई कहे कि सभी संयोजी ऊतकों में तंतु पाए जाते हैं, सभी संयोजी ऊतकों में तंतु पाए जाते हैं, तो बात सही होगी कि गलत? जल्दी बताओ। मैं कहूं सभी संयोजी ऊतकों में तंतु पाए जाते हैं, तो बात सही होगी कि गलत होगी? सही होगी कि गलत होगी? जल्दी मुझे बताओ, और इतनी सी बात को नोट करो, फिर मैं डायग्राम बना के और आगे की कहानी आपको बताता हूं। यस,
गलत 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 गलत, बहुत अच्छी बात, क्योंकि रक्त है उसमें तंतु नहीं है, ये एनसीईआरटी माता की लाइन है। तो मेरे भाई इतनी सी बात को एक बार नोट कीजिए, फिर मैं डायग्राम बनाता हूं और फिर मैं इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता हूं, कई सारी कोशिकाएं भी, अंतर कोशिका पदार्थ मैट्रिक्स भी और तंतु भी। यस, अब बड़े ध्यान से देखना कनेक्टिव टिश्यू की आगे की कहानी। यस, अब बड़े ध्यान से देखना कनेक्टिव टिश्यू की आगे की कहानी। बच्चा मान लीजिए अपने पास ये जो है, ये कनेक्टिव टिश्यू का एक छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया। जब इस छोटे से टुकड़े को अध्ययन किया तो पता चला कि कनेक्टिव टिश्यू में अपने पास कई सारी चीजें दिखाई देती है। क्या क्या दिखाई देती है? अगर कनेक्टिव टिश्यू को देखोगे तो उस कनेक्टिव टिश्यू में अपने को कई सारी कोशिकाएं दिखाई देगी। ये लो, हमने बोला ये लीजिए, ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं। ये जो दिखाई दी है ये मेरे पास क्या है? हमने बोला ये जो हमें दिखाई दिया है ये कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं। ये कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं हैं। बोला सर ठीक है। चले दूसरी चीज, हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू जो था उस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते तंतु। क्या पाए जाते? तंतु। हमने मान लिया ये जो दिखाई दिए हैं ये मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले तंतु हैं। हमने मान लिया ये जो सफेद वाले जो अपने को दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये मेरे पास यहां पर पाए जाने वाले क्या है? तंतु। ये कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाने वाले क्या है? तंतु। बोला सर ठीक है। नेक्स्ट, हमने क्या देखा? ये सफेद वाले तो तंतु है, ये पीले वाली कोशिकाएं हैं, और हमने बोला ये जो खाली जगह है, ये खाली जगह किसके बीच? तंतु और कोशिकाओं के बीच। ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है इस खाली जगह में भरा हुआ है मैट्रिक्स। ये जो तंतु और कोशिकाओं के बीच ये जो खाली जगह दिखाई दे रही है इस खाली जगह में भरा हुआ है अपने पास ये अपने पास है मैट्रिक्स। हमने बोला ये जो भरा हुआ है ये अपने पास भरा हुआ है, ये मेरे पास है मैट्रिक्स। तो अब बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखना, कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीजें दिखाई दी थी, बहुत सारी कोशिकाएं दिखाई दे रही है, तंतु ये भी दिखाई दे रहे हैं, और ये भरा हुआ है मैट्रिक्स। मैं यहां पर एक एक करके बात करता हूं। पहले ये डायग्राम बनाइए, फिर मैं एक एक बात आपको बताता हूं। पहले कोशिकाओं के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे तंतु के बारे में बात करेंगे, फिर हम मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। इन एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में हम आपसे बात करते हैं। जल्दी से पहले इतनी सी बात नोट कीजिए। यस, इस डायग्राम को बनाइए, जल्दी से इतनी सी बात नोट कीजिए, फिर हम आगे की कहानी आपको बताते हैं। यस यस, अब एक एक चीज को एक एक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। हम सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं के बारे में। ये लो, हम सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं। हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं। हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं के बारे में। बेटा कनेक्टिव टिश्यू जो है उसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। अब पूछेगा कि बताओ कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी कोशिकाएं हैं। बेटा मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाओं के बारे में बात करूंगा जिनका जिक्र एनसीईआरटी माता ने भी किया है। मैं उन्हीं कोशिकाओं के बारे में बात करूंगा। तो अगर कोई कहे कि कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाओं के क्या कोई एग्जांपल है, मैं कहूंगा यस, मेरे पास एग्जांपल है। सबसे पहली कोशिका है उसे बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, जिनको हम बोलते हैं तंतु कोरक कोशिकाएं। उसके बाद हम बात करके चले, और अगली कोशिका कौन सी है अपने पास है? फाइब्रोब्लास्ट के बाद अपने पास है मैक्रोफेज, वृहद भक्षक। बोला सर और कौन सी कोशिका है? हमारे पास है मास्ट कोशिका। पूछेगा सर और कौन सी कोशिका है? हमारे पास है वसा कोशिका। हमारे पास है वसा कोशिका। बेटा आदि, ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोशिकाएं हैं जिनके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाला हूं। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। यस, मैं एक एक करके बात शुरू करता हूं, बड़े ध्यान से बड़े इत्मीनान से देखिएगा। यस, मैं सबसे पहले आपसे बात करके चलता हूं फाइब्रोब्लास्ट के बारे में। बच्चे जब भी कहें कि कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट है। कनेक्टिव टिश्यू में सर्वाधिक संख्या में पाई जाने वाली कोशिका कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट है। तो यही लिखा मैंने, बोला कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल है। तो कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। कनेक्टिव टिश्यू में सर्वाधिक पाई जाने वाली कोशिका, सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका, तो मैं बोला कनेक्टिव टिश्यू की सर्वाधिक, कनेक्टिव टिश्यू की सर्वाधिक पाई जाने वाली कोशिका, कनेक्टिव टिश्यू की सर्वाधिक पाई जाने वाली कोशिका वो कौन सी है? आप कहोगे वो भी कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। अब सवाल था कि सर ये फाइब्रोब्लास्ट कोशिका क्या काम करती है? बेटा इसके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे इस फाइब्रोब्लास्ट सेल के कार्य क्या है, आप हमें इसके कार्य बताइए, तो इस कोशिका के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट है। दो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। पहला काम हमने बोला कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते तंतु, तो कनेक्टिव टिश्यू में जो तंतु पाए जाते हैं उन तंतुओं का इसरावन, उन तंतुओं का निर्माण कौन करती है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं। किसका निर्माण करती है? कनेक्टिव टिश्यू के तंतुओं का। तो हमने बोला इनका पहला कार्य है तंतुओं का निर्माण करना। तो जब भी बोले कि भाई साहब कनेक्टिव टिश्यू में जो तंतु पाए जाते हैं उनका निर्माण कौन करती है, आप कहोगे कनेक्टिव टिश्यू की कोशिका करती है। और कोशिका का क्या नाम है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। क्या नाम है कोशिका का? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। बोला ठीक बात है। पूछेगा दूसरा काम, याद करो इस कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स भी तो है। बोला हाँ, उस मैट्रिक्स का अधिकांश भाग कौन स्रावित करती है? अधिकतर मैट्रिक्स का स्रावन कौन करती है? फाइब्रोब्लास्ट। तो मैं बोला मैट्रिक्स के अधिकांश भाग का स्रावन करती है, मैट्रिक्स के अधिकांश भाग का स्रावन करती है। तो जब भी बोले बताओ मैट्रिक्स के अधिकांश भाग का स्रावन कौन सी कोशिका करती है, तो आपका जवाब होगा फाइब्रोब्लास्ट करती है। चले इतनी सी बात फाइब्रोब्लास्ट के बारे में याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना।
ठीक है जी, मैं अगली कोशिका के बारे में बात करता हूं। अगली कोशिका को अपन बोल के चलते हैं बेटा, अगली कोशिका को अपन बोल के चलते हैं मैक्रोफेज। अगली कोशिका को अपन बोल के चलते हैं मैक्रोफेज। जब भी कोई कहे कि सर ये मैक्रोफेज क्या काम करती है, बेटा कनेक्टिव टिश्यू की सबसे बड़ी कौन सी, फाइब्रोब्लास्ट। इस फाइब्रोब्लास्ट के बाद दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, मैक्रोफेज। कौन सी है, मैक्रोफेज, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, कनेक्टिव टिश्यू में सर्वाधिक संख्या में कौन सी पाई जाती है, फाइब्रोब्लास्ट। इस फाइब्रोब्लास्ट के बाद दूसरी सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाने वाली कोशिका का क्या नाम है, मैक्रोफेज। तो मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, कनेक्टिव टिश्यू की दूसरी सबसे बड़ी कोशिका, उसका क्या नाम है, फाइब्रोब्लास्ट नाम है, उसका क्या नाम है, फाइब्रोब्लास्ट नाम है, पहली बात। दूसरी बात पूछेगा कि कनेक्टिव टिश्यू में सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी, फाइब्रोब्लास्ट, और फाइब्रोब्लास्ट के बाद दूसरी सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, मैक्रोफेज। तो मैंने बोला कनेक्टिव टिश्यू में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली सेल। अब सवाल ये था कि गुरुजी ये बताओ, ये मैक्रोफेज जो कोशिका है, इस कोशिका का कार्य क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो इसका कार्य ही है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो तो कार्य ही है। याद रखना बेटा, ये मैक्रोफेज कोशिका क्या काम करती है, शरीर में रोगाणु का और मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है। भक्षण का मतलब खा जाना, भक्षण का मतलब खा जाना। तो शरीर में कहीं पे भी रोगाणु पड़ा होगा, वो रोगाणु को मार के भक्षण कर जाएगी, खा जाएगी। रोग से बचाने का काम करती है। कोई मरी हुई कोशिका ऊपर पड़ा होगा, उसका ये भक्षण करके सफाई करने का काम करती है। तो मैंने बोला ये शरीर में रोगाणु तथा मृत कोशिकाओं का भक्षण करती है, तो जब भी बोले कि आप हमें बताओ मैक्रोफेज क्या करती है, तो बोला शरीर में रोगाणु का और मृत कोशिकाओं का क्या करती है, भक्षण करती है। कौन, मैक्रोफेज। मैक्रो मतलब बड़े आकार की खा जाने वाली कोशिका, उसी का नाम है मैक्रोफेज, उसी का नाम है मैक्रोफेज, उसी का नाम है मैक्रोफेज। तीसरे नंबर की कोशिका, बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना, तीसरे नंबर की कोशिका को बोलते हैं अपन वसा कोशिका, दैट इज एडिपोसाइट। तीसरे नंबर की मेरे पास है एडिपोसाइट, वसा कोशिका। अब बड़े ध्यान से देखना, वो पूछेगी वसा कोशिका क्या काम करती है। बेटा याद करो, वसा कोशिका का काम है वसा के रूप में भोजन का संग्रहण करना। ये अत्यधिक भोजन जो हम आवश्यकता से ज्यादा खाना खाते हैं, वो आवश्यकता से ज्यादा खाना वसा में बदल जाता है और त्वचा के नीचे जाके क्या हो जाता है, संग्रहित। तो मैंने बोला ये क्या काम करती है, तो मैंने बोला वसा के रूप में भोजन का संग्रहण करती है, तो जब भी बोले कौन सी कोशिका है जो वसा के रूप में भोजन का संग्रहण करती है, तो आपका सीधा और सटीक जवाब होगा कौन सी कोशिका है, आपका सीधा और सटीक जवाब होगा वसा कोशिका, जिसे बोलते हैं एडिपोसाइट। वो भोजन का संग्रहण वसा के रूप में करती है। किसके रूप में करती है, वसा के रूप में करती है। नेक्स्ट, अंतिम कोशिका जिसके बारे में मुझे आपसे बात करनी है, उस अंतिम कोशिका का नाम है मास्ट सेल। जी हां, मास्ट सेल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका नाम है मास्ट सेल। सवाल ये था, सर आप ये बताइए मास्ट सेल क्या काम करती है। बहुत ध्यान से देखना इस मास्ट सेल के बारे में। बेटा इस मास्ट सेल की संरचना और कार्य हमारे रक्त में जो बेसोफिल पाई जाती है उसके समान है। तो पहली बात तो मास्ट सेल के बारे में याद रखना कि ये संरचना तथा कार्य में रक्त की बेसोफिल्स के समान है। तो जब भी बोले मास्ट सेल का संरचना और कार्य किसके समान है, हमारे रक्त में जो बेसोफिल नाम की डब्ल्यूबीसी पाई जाती है उसके समान है। पूछेगा गुरुजी एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि इस मास्ट सेल का कार्य बताओ, बड़े ध्यान से देखना बेटा। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स है उसका अधिकांश भाग जो थी वो सिक्रीट करती है फाइब्रोब्लास्ट। तो फाइब्रोब्लास्ट के बाद मैट्रिक्स के थोड़े से भाग का स्रावण कौन करती है, वो करती है मेरे पास मास्ट सेल। तो मैंने बोला मैट्रिक्स के कुछ भाग का स्रावण करती है, मैट्रिक्स के कुछ भाग का स्रावण करती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी बोले बताओ मैट्रिक्स के अधिकतर भाग का स्रावण कौन करती है, आपका जवाब होगा फाइब्रोब्लास्ट। और कुछ भाग का, थोड़े से भाग का स्रावण कौन करती है, तो याद रखना यहां पे वर्ड में लिखा है कुछ भाग, वो कौन करती है, मास्ट सेल। पूछेगा सर उसके अलावा क्या काम करती है, बड़े ध्यान से देखना बेटा। उसके अलावा ये कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण करती है, जैसे ये स्रावण करती है हिस्टामिन का, ये अपने पास स्रावण करती है, वो स्रावण करती है हिस्टामिन का। सवाल यही पूछेगा कि हिस्टामिन है क्या। बेटा हिस्टामिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो रक्त वाहिनियों को चौड़ा कर देता है। जो रक्त वाहिनियों क्या कर देता है, चौड़ा, उन्हें बोलते हैं वाहिनी प्रसारक। हिस्टामिन क्या है, मैंने बोला ये मेरे पास है रक्त वाहिनी, ये मेरे पास है रक्त वाहिनी प्रसारक, ये मेरे पास है रक्त वाहिनी प्रसारक, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वैसो डायलेटर। ये रक्त वाहिनी प्रसारक है जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं वैसो डायलेटर। मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास कोई रक्त वाहिनी है, उस रक्त वाहिनी की चौड़ाई ये है। ये मान लीजिए मेरे पास कोई रक्त वाहिनी है, ये मेरे पास कोई ब्लड वेसल है। नॉर्मल अवस्था में मेरे पास ये कोई ब्लड वेसल है, नॉर्मली ये मेरे पास कोई ब्लड वेसल है, वेसल ठीक है। हमने बोला ये ब्लड वेसल ऐसी है, मान लीजिए यहां पर अपने पास हिस्टामिन आया, अपने पास क्या आया, हमने बोला यहां पर मास्ट सेल ने हिस्टामिन का स्रावण किया, यहां पर हिस्टामिन डाला, तो हिस्टामिन क्या काम करेगा, इस रक्त वाहिनी को चौड़ा कर देगा। हिस्टामिन क्या कर देगा, इस रक्त वाहिनी को चौड़ा कर देगा। मतलब रक्त वाहिनी पहले ऐसी थी, अब वो रक्त वाहिनी ऐसी हो जाएगी, मतलब रक्त वाहिनी क्या हो गई, चौड़ी, रक्त वाहिनी क्या हो गई, चौड़ी। आप देखिए ये ब्लड वेसल पहले ऐसी थी, इसका प्रसारण हो गया और ये मेरे पास बन गई ब्लड वेसल। ये देखो मेरे पास सेम ब्लड वेसल है, आप पहले और बाद में आसानी से देख सकते हैं। ये वाली सकरी है, नैरो है, ये वाली चौड़ी है, आप आसानी से देख सकते हैं।
इतनी सी बात को नोट करो, फिर उससे आगे की कहानी मैं आपको बताऊंगा। यस, इतनी सी बात को नोट करो, फिर मैं और बताऊंगा कि मास्ट सेल और कौन कौन से पदार्थ स्रावित करवाती है। यस, फिर मैं बताऊंगा कि मास्ट सेल और कौन कौन से पदार्थों का स्रावण करती है। यस, मास्ट सेल और कौन कौन से पदार्थों का स्रावण करती है। यस, मैं बताऊंगा, इतनी सी बात नोट करो पहले। डन। चलो अब बड़े ध्यान से देखो, हमने बोला इसके बाद अगला मेरे पास कौन सा आया, बड़े ध्यान से देखना। अगला पदार्थ मेरे पास आया, वो आया सीरोटोनिन। अगला मेरे पास आया सीरोटोनिन। बेटा ये सीरोटोनिन जो है, इसे रक्त वाहिनी संपीड़क बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रक्त वाहिनी संपीड़क। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। इसी को बोलते हैं वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर। सवाल ये था सर, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर दैट इज वाहिनी संकोचक या संपीड़क काम क्या करता है? बड़े ध्यान से देखो। अब मान लो कि ये मेरे पास नॉर्मल अवस्था में ये मेरे पास कोई रक्त वाहिनी है। हमें माना ये मेरे पास यहां पर कोई ब्लड वेसल है। ये ब्लड वेसल थी, हमने यहां पर क्या डाल दिया? हमने यहां पर डाल दिया सीरोटोनिन। हमने यहां पर डाल दिया सीरोटोनिन। जो ये सीरोटोनिन आएगा वो इस रक्त वाहिनी को क्या कर देगा? नैरो कर देगा। क्या कर देगा? नैरो कर देगा। हमने बोला ये लीजिए, इसने रक्त वाहिनी को यहां पे सकरा कर दिया, रक्त वाहिनी को यहां पे नैरो कर दिया। आप दोनों ब्लड वेसल्स को बड़ी आसानी से देख सकते हैं। यस, ये लीजिए, ये ब्लड वेसल अपनी नॉर्मल अवस्था में थी, जो ही सीरोटोनिन आया उसने और इसको क्या कर दिया? सकरा कर दिया, नैरो कर दिया। यही काम मेरे पास है सीरोटोनिन का। तीसरा पदार्थ, चौथा पदार्थ क्या होगा? चौथा पदार्थ मेरे पास है, वो मेरे पास है हिपेरिन। हिपेरिन, बेटा हिपेरिन जो है ये रक्त प्रतिस्पंदक है। मेरे पास क्या है? रक्त प्रतिस्पंदक। ये मेरे पास है रक्त प्रतिस्पंदक। अब रक्त के स्कंदन का मतलब होता है रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग होना, और प्रतिस्पंदक का मतलब जो रक्त का थक्का नहीं जमने दे। तो हिपेरिन जो है ये रक्त प्रतिस्पंदक है, जो कि प्राकृतिक रूप से रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक रक्त प्रतिस्पंदक। इसलिए इसको हम बोल के चलते हैं प्राकृतिक रक्त प्रतिस्पंदक। तो यहां पे लिख लेना प्राकृतिक, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से हमारे रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्राकृतिक रक्त प्रतिस्पंदक। ये रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। हमने बोला ये रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। ये रक्त वाहिनियों में रक्त का थक्का जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हमने बोला हिपेरिन नाम का ये जो रासायनिक पदार्थ है ये रोकता है। हिपेरिन नाम का ये जो रासायनिक पदार्थ है यही रोकता है। यस, इतनी सी बात जो थी वो थी मास्ट कोशिकाओं के बारे में। इतनी सी बात बेटा हमने देखी, वो मेरे पास है मास्ट कोशिकाओं के बारे में। अर्पित लिख रहा है नेचुरल एंटीकोगुलेंट। बिल्कुल सही बात मेरे दोस्त प्रतीक, वेरी गुड, शाबाश। नेचुरल एंटीकोगुलेंट, नेचुरल एंटीकोगुलेंट, बहुत अच्छा, शाबाश। यस, इतनी सी बात नोट कीजिए, इतनी सी बात नोट कीजिए। अब मेरे भाई इतनी सी कहानी अगर आप लोगों ने सलीके से नोट कर ली, तो मैं इसके अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलता हूं। और अगला कॉन्सेप्ट मेरे पास है, वो है मेरे पास कनेक्टिव टिश्यू का मैट्रिक्स। सबसे पहला सवाल आएगा कि कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का स्रावण कौन करती है? बेटा कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का स्रावण कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं करती है। अधिकतर मैट्रिक्स कौन स्रावण करती है? फाइब्रोब्लास्ट कोशिका। थोड़ी सी मात्रा में कौन करती है? मास्ट कोशिका। तो हमने यही बात लिखी कि इसका स्रावण कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं करती है। पूछेगा सर अब बताओ भाई, बड़े ध्यान से डायग्राम देखना। हमने बोला ये गुलाबी कलर का है, ये मैट्रिक्स कहां भरा है? ये पीले रंग वाली तो है कोशिकाएं, सफेद वाले तंतु ये कोशिकाओं और तंतुओं के बीच में भरा है। किसके बीच में भरा है? कोशिकाओं तथा तंतुओं के बीच में भरा है। तो मैंने बोला ये कहां भरा होता है? तो हमने बोला ये सेल्स तथा तंतुओं के बीच भरा होता है। ये सेल्स तथा तंतुओं के बीच भरा होता है। तो जब भी बोले मैट्रिक्स कहां भरा है, हमने बोला ये कोशिकाओं तथा तंतुओं के बीच भरा है। अब एक काम करते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में से थोड़ा सा मैट्रिक्स बाहर निकालते हैं, उसको लैब में चेक करते हैं। जब लैब में चेक करा तो हमें एक बात पता चली कि ये जो मैट्रिक्स था, ये जो कनेक्टिव टिश्यू का ये जो मैट्रिक्स था, ये मैट्रिक्स किससे बना था? ये मैट्रिक्स जो था ये अपने पास रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना था। और आपको पता है पॉलीसेकेराइड होता है कार्बोहाइड्रेट। तो हमने बोला कि ये रूपांतरित पॉलीसेकेराइड, उस रूपांतरित पॉलीसेकेराइड को हम बोलते हैं बेटा म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बना होता है। तो जब भी बोले कि मैट्रिक्स किससे बना होता है, आप कहोगे रूपांतरित। एनसीईआरटी की क्लियर लाइन है, ये किससे बना है? ये रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना है। किससे बना है? रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना है। रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना है कौन? मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के बारे में तीन बात। मैट्रिक्स का स्रावण कौन करती है? कनेक्टिव टिश्यू की कोशिकाएं। ज्यादातर कौन सी कोशिकाएं? फाइब्रोब्लास्ट। थोड़ी सी मात्रा में कौन करती है? मास्ट कोशिका। दूसरी बड़ी बात, कहां भरा होता है? सेल्स और तंतुओं के बीच में भरा होता है। तीसरी बड़ी बात, किस चीज से बना है? रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना है। रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना है। चलिए, अगर इतनी बात नोट हो गई
तो भैया अब मुझे बात करनी है कनेक्टिव टिश्यू के तंतुओं के बारे में। किसके बारे में बात करनी है? कनेक्टिव टिश्यू के तंतुओं के बारे में बात करनी है। लेकिन तंतुओं के बारे में बात मैं करना चाहूंगा अगले लेक्चर में। पहले मैं आपको एनसीईआरटी माता कहती है वो बताऊंगा, और फिर मैं यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगा। मैं ले चलूंगा सीधा आपको रसगुल्लों की अदालत में और बात करूंगा क्वेश्चंस के बारे में। तो आर यू रेडी? जल्दी मुझे बताओ। मैं सीधा ले चलूंगा रसगुल्लों की अदालत में आपको और एनसीईआरटी माता के बारे में, और फिर दिल दहला देने वाले क्वेश्चंस के बारे में मैं बात करूंगा आपसे। जल्दी बताओ, आर यू रेडी? यस, जल्दी बताओ मुझे, आर यू रेडी? बस आर यू रेडी? बस जल्दी बोलो। रेडी? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनसीईआरटी माता क्या कहती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। यस, एनसीईआरटी माता कहती है कि जटिल प्राणियों के शरीर में बहुतायत और विस्तृत रूप से फैला हुआ ऊतक कौन सा है? संयोजी ऊतक है। इस संयोजी ऊतक को संयोजी ऊतक नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये शरीर के अन्य ऊतकों और अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। बोला सर ठीक है। अगली बात देखना, ये कह रहा है कि उसके अलावा संयोजी ऊतक क्या काम करता है? आलंबन के आधार पर दिया गया कि आलंबन भी प्रदान करता है, और आलंबन का सीधा सा मतलब है सहारा। आलंबन का मतलब है सहारा भी प्रदान करता है, सहारा भी प्रदान करता है। ठीक, हमने बोला एनसीईआरटी कहती है रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों की कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतु का स्राव करती है। मतलब कि कौन सा ऊतक ऐसा था जिसमें तंतु नहीं होते? हमने बोला संयोजी ऊतक में बहुत सारी कोशिकाएं होती है, मैट्रिक्स होती है, तंतु होते हैं, लेकिन रक्त ऐसा था जिसमें तंतु नहीं पाए जाते। रक्त की कोशिकाएं तंतु का स्राव नहीं करती। फिर बीच की कुछ लाइन छोड़ दीजिए। फिर यहां पे आता है कि ये कोशिका जो है ये रूपांतरित पॉलीसेकेराइड का स्राव करती है, और वो रूपांतरित पॉलीसेकेराइड जो था उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स कहां? वो कोशिकाओं और तंतुओं के बीच में जमा अधात्री है। अधात्री का मतलब मैट्रिक्स है। तो जब भी बोले कि कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स का स्राव किसने किया? कोशिकाओं ने किया। वो किस चीज से बना हुआ था? वो रूपांतरित पॉलीसेकेराइड से बना हुआ था, और उस रूपांतरित पॉलीसेकेराइड को जो रूपांतरित कार्बोहाइड्रेट था उसका नाम था म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड में भी उदाहरण दो तो उसका नाम है हाइलुरोनिक एसिड। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। फिर पूछेगा कहां भरा था? हमने बोला कोशिकाओं और तंतुओं के बीच में भरा था। बस इतनी सी बात हमने डिस्कस करी है। ये कुछ लाइन हमने छोड़ दी तंतु के बारे में, ये हम अगले लेक्चर में लेंगे। तो अब हम ले चले आपको रसगुल्लों की अदालत में। जल्दी बोलो, क्या आपको ले चले रसगुल्लों की अदालत में? बेटा कोलेजन इलास्टिन मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। ये प्रोटीन है जो कि तंतुओं का निर्माण करती है, ये अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने नहीं पढ़ाई है। हम ले चले आपको रसगुल्लों की अदालत में, हम ले चले आपको रसगुल्लों की अदालत में। और अगर रसगुल्लों की अदालत में चला है तो भाई आ जाओ, जवाब दो मुझे पहले क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन का, सरल प्राणियों के शरीर में बहुतायत तथा विस्तृत फैला हुआ ऊतक संयोजी ऊतक है। संयोजी ऊतक है। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से मुझे लिख भेजो मेरी रसगुल्ला आर्मी के जवानों कि ये बात जो लिखी है ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है कि फॉल्स है? जल्दी से इस बात का जवाब दो। अभी मैं चेक करूंगा कि आपने कितनी ईमानदारी से पढ़ाई करी है। यस, ट्रू है कि फॉल्स है? पोल का जवाब दो, जबरदस्त जवाब दो, जिंदाबाद जवाब दो। यस, मम्मी की कसम, पापा की कसम, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। ऊपर वाली की कसम, घर वाली की कसम, बाहर वाली की कसम, सबकी कसम, पूरी ईमानदारी से जवाब देना। कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। यस, क्या बात, क्या बात, क्या बात। यस, हमने बोला सरल प्राणियों के शरीर में बहुतायत तथा विस्तृत फैला हुआ ऊतक संयोजी ऊतक है। एकदम गलत बात है, क्योंकि सरल प्राणी जो थे वो सरल प्राणी का मतलब सरल जंतु जैसे शुरुआत वाले जंतु, जैसे पोरीफेरा के सदस्य हुए, सीलेंट्रेटा के सदस्य हुए, टीनोफोरा के, ये भी तो सरल जंतु है। लेकिन याद करो, पोरीफेरा हुआ, सीलेंट्रेटा हुआ, टीनोफोरा हुआ, इन जंतुओं में तो मीजोडर्म ही नहीं पाई जाती। इनमें तो मीजोडर्म ही नहीं पाई जाती। अरे जब मीजोडर्म ही नहीं है तो कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण भी नहीं होगा। कनेक्टिव टिश्यू का निर्माण भी नहीं होगा। तो कहने का मतलब बहुत सारे सरल जंतु तो ऐसे हैं जिनमें कनेक्टिव टिश्यू होता ही नहीं, तो विस्तृत रूप से फैला तो बहुत दूर की बात है। इसलिए ये बात होगी गलत। यहाँ पे आना चाहिए जटिल प्राणियों, और जटिल प्राणियों में भी हायर एनिमल्स के बारे में हम बात करते हैं जिनमें पूर्ण विकसित मीजोडर्म पाई जाती है और कनेक्टिव टिश्यू भी पाया जाता है। इसलिए ये बात हुई गलत बात, गलत बात, गलत बात। और 72% जनता ने एकदम सही जवाब दिया, सर ये एकदम गलत बात है। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, मजा आ गया। इसी बात पे एक अगला बड़ा प्यारा सा, बड़ा खूबसूरत सा सवाल मैं आपकी तरफ फेंकता हूं। बड़े ही ध्यान से जवाब देना। सभी कनेक्टिव टिश्यू में तंतु पाए जाते हैं। सभी कनेक्टिव टिश्यू में तंतु पाए जाते हैं। बताओ ये बात ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये बात जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ ये बात जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, बताओ ये बात जो है ये ट्रू है कि फॉल्स है? यस, जल्दी भाई, पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए, कोई गड़बड़ घोटाला नहीं होना चाहिए। ये कह सभी कनेक्टिव टिश्यू में तंतु पाए जाते हैं। अरे भाई ना, ब्लड भी एक कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ब्लड में तंतु क्या होते हैं? अनुपस्थित। ब्लड की कोशिकाएं तंतुओं का श्रावण नहीं करती, तो सभी बढ़ाया। इसलिए ये बात भी क्या होगी? एकदम गलत बात, गलत बात, गलत बात। ओ माय गॉड, 84% से भी ज्यादा जनता का सही जवाब। क्या यार, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। लव यू रे लाडलो, मजा आ गया भाई, मजा आ गया, बवंडर एकदम, शाबाश। इसी बात पे मैं अगला सवाल एमसीक्यूज टाइप सवाल आपकी तरफ फेंकता हूं, संभालने की कोशिश करना। मैं एमसीक्यूज टाइप सवाल आपकी तरफ फेंकूंगा, संभालने की कोशिश करना, संभालने की कोशिश करना, संभालने की कोशिश करना। मैं एमसीक्यूज टाइप सवाल आपकी तरफ फेंक रहा हूं, संभालने की कोशिश करना। यस, संभालने की कोशिश करना। यस, ये लो भाई साहब, जवाब दो जल्दी से। इस एमसीक्यूज टाइप सवाल का जवाब दो। बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर है।
जवाब दीजिए भाई, बहुत प्यारा सवाल, बहुत खूबसूरत सा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अरे पोल चालू नहीं किया, ये लो जी भाई, पोल तो गड़बड़ कर गया, पोल तो गड़बड़ कर गया, आ गया, ये लो साहब जवाब दो, जल्दी बताओ। गैप जंक्शन का प्रमुख कार्य, यही पूछा है, जवाब दीजिए। गैप जंक्शन का प्रमुख कार्य, ये दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन है, दो जिस्म एक जान, दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन है, दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन है, इसी को बोलते हैं गैप जंक्शन। दो जिस्म एक जान वाला रिलेशन है मेरे दोस्त, यस। तो बोला गैप जंक्शन क्या करता है, दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य को आपस में जोड़ता है, आयनों छोटे अणुओं को कभी कभी बड़े अणुओं का आदान प्रदान करवाता है। उत्तर गया एक, उत्तर गया एक, उत्तर गया 82% से ज्यादा जनता का सही जवाब, और सबसे तेज जवाब दिया है मोहम्मद अरशद ने, फिर शुभ ने, फिर विपुल ने, फिर आई एम कमिंग फॉर बिकम एल, फिर हसन भाटी ने, फिर अमित वर्मा ने, फिर आयुष ने, फिर सिरवी ने, फिर दिव्यांशु ने, फिर अंकित ने। ताबड़तोड़ जवाब, शाबाश रे लाडो, शाबाश शाबाश। इसी बात पे अगला सवाल मैं आपकी तरफ फेंकता हूं, संभालिएगा। अगला सवाल मैं आपकी तरफ फेंक रहा हूं, संभालिएगा, सवाल को संभालिएगा भाई, सवाल को संभालिएगा। ये अगला सवाल रहा आपकी तरफ, और भाई साहब इस सवाल को लगाने के लिए ये मिला आपको 60 सेकंड्स का समय, जल्दी से देखिएगा, जवाब दीजिएगा। जल्दी जवाब दीजिए मेरे दोस्त, अब बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है संयोजी ऊतकों के विषय में कौन से कथन सही नहीं है। पहले लगना नहीं है, ठीक है, एरर थी, नहीं है। अब सवाल का आंसर करते हैं। ये कह रहा है संयोजी ऊतक जटिल जंतुओं के शरीर में बहुतायत पाए जाते हैं और अधिक फैले होते हैं, एकदम सही बात है। यह दूसरे ऊतकों को जोड़ते हुए आधार प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें अस्थि, उपास्थि, कंडरा, वसा और लचीले संयोजी ऊतक जैसे विभिन्न ऊतक शामिल है, बिल्कुल सही बात है। यह बहुत से अंगों के आंतरिक व बाह्य स्तर बनाते नहीं, ये काम तो उपकला ऊतक करते हैं। सभी संयोजी ऊतकों में रक्त को छोड़कर कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन के तंतुओं का स्राव करती है, जिन्हें कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सी बात सही नहीं है, तो हमने बोला चौथी बात सही नहीं है, मतलब आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट। आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये गलत कर दिया होगा, क्योंकि ये टाइपिंग एरर थी, मैंने भी ध्यान से नहीं देखी, यस। तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना, सही से कर लेना मेरे बेटा, यस, है ना, क्योंकि ये गड़बड़ घोटाला जो था ये टाइपिंग का था, इसलिए से ये गड़बड़ घोटाला हुआ होगा, लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे लोगों को ये कॉन्सेप्ट सभी को आता होगा, इंपॉर्टेंट बात कॉन्सेप्ट के समझने की थी, यस। ये सवाल लगाइए, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से सवाल को लगा दीजिए, यस। बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत सवाल ये आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से इस बहुत प्यारे से खूबसूरत सवाल को लगा दीजिए, फिर मैं आप लोगों को ले चलता हूं होमवर्क की तरफ, यस। देखिएगा भाई, ये कह रहा है निम्न में से कोशिका संधि के बारे में सही बता रहा है, कौन सी बात सही है, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बड़े ध्यान से देखना। ये कह रहा है उपकला की सभी कोशिकाएं थोड़े अंतरकोशिकीय पदार्थ द्वारा जुड़ी होती है, ये तो बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि उपकला ऊतक की सभी कोशिकाएं जो होती है उनके बीच अंतरकोशिकीय पदार्थ होता है, वो बहुत थोड़ा सा होता है, सही बात है। ये कह रहा है लगभग सभी जंतु ऊतकों में विशेष संधि प्रत्येक कोशिका को संरचनात्मक कार्यात्मक बंध प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है। ये कह रहा है दृढ़ संधि पदार्थों को ऊतक से बाहर बहने में मदद करती है, बाहर बहने में मदद करती है, नहीं, बाहर बहने से रोकती है, मदद नहीं करती, रोकती है, मदद नहीं करती, रोकती है। आसंजित संधि आसपास की कोशिकाओं को एक दूसरे से जोड़ती है, एक दूसरे से दृढ़ता से जोड़ने का काम करती है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, यस। ये कह रहा है अंतराली संधियां कोशिकाओं के बीच आयनों छोटे अणुओं कभी कभी बड़े अणुओं के लिए कोशिका द्रव्य मार्ग प्रदान करती है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब बड़े ध्यान से देखना, यहां पे सही बात जो है वो सही बात कितनी आ गई अपने पास, सही बात जो अपने पास आ गई वो सही बात टोटल मिला के वो 3 बात है जो अपने पास एकदम सही आ गई, एकदम सही आ गई, यस। अब कहानी तो ये थी कि ये सही बात किसके बारे में पूछ रहा है, कोशिका संधियों के बारे में, लेकिन पहली वाली बात जो है इसका कोशिका संधि से कोई लेना देना नहीं है। पहली वाली जो बात है, इस पहली वाली बात का कोशिका संधि से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो कौन कौन सी बात का लेना देना है, हमने बोला कोशिका संधि से लेना देना है सेकंड वाली बात का, कोशिका संधि से लेना देना है फोर्थ वाली बात का, कोशिका संधि से लेना देना है पांचवें वाली बात का। अब ऑप्शन में देख लो, ये कह रहा है सेकंड और थर्ड सही बात नजर आ रही है,
सेकंड और थर्ड ना भैया, थर्ड ने तो लिख रखा मदद, थर्ड वाली बात है वो तो एकदम गलत बात है। ये कह रहा है पहली दूसरी और तीसरी सही नहीं, तीसरी तो गलत है, पहली का कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहा है चौथी और पांचवी सही बात है, हाँ चौथी और पांचवी दोनों सही बात है। वो कह रहा है पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी ना, तीसरी तो एकदम गलत बात है और पहली का कोशिका संधियों से लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या गया मेरे बच्चे? आंसर गया थर्ड, आंसर गया थर्ड, आंसर गया थर्ड, आंसर गया थर्ड। और मात्र 12% जनता ने सही आंसर दिया है। मतलब बहुत सारे लोगों ने इस मदद वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, इस मदद वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया, बहुत सारे लोगों ने इस मदद वर्ड पे ध्यान ही नहीं दिया। वो बहने से सॉरी, ओ ठीक है, ओ भाई साहब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रोकने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक है। ओह माय मिस्टेक, रोकने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक बात है, रोकने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। रोकने मैंने ध्यान नहीं दिया, तुमने ध्यान दिया। आंसर 4, रोकने में मदद करती है, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ या तो मोई मोई मेरी साइड से होगी, मैंने रोकने में वर्ड पे ध्यान नहीं दिया, रोकने में मदद करती है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। बहने से रोकने में मदद करती है, मैंने रोकने नहीं पढ़ा, मैंने सीधा पढ़ दिया, बहने में मदद करती है, ठीक बात है। आंसर 4 और 4 दिया किसने भाई? 58.59% जनता का सही जवाब। अरे भाई 4 माय मिस्टेक, नॉट योर। यस मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया, मोई मोई तो मेरी हो गई, तुम्हारी नहीं। यस तो हमने क्या बोला कि यहाँ पर ये 4 आंसर गया, मतलब सारी की सारी बातें सही है, सारी की सारी बातें एकदम सही है, एकदम सही है। लेकिन ये जो बात थी, इसका कोशिका संधि वाला जो पोर्शन था उससे लेना देना नहीं था। ये कोशिका संधि में ये पोर्शन नहीं है, ये उपकला ऊतक से लेना देना है। तो मतलब हमने बोला आंसर गया 4 और 4 आंसर 58% जनता का सही है। शाबाश 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 शाबाश। इसी बात पे एक बार आ जाओ, एक बार आ जाओ अगला सवाल, जो कि बहुत आसान सवाल है, ब्रह्मांड का सबसे आसान सवाल है, जल्दी से जवाब दो। हाँ भाई बिल्कुल, यहां तो मोई मोई मैंने कर दी, जल्दी 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 जल्दी। एक मिनट में कर देता हूं भाई फ्री मेरे दोस्त। ये कह रहा कौन सा संयोजी ऊतक नहीं है, वर्ड पे ध्यान देना, नहीं है नहीं है नहीं है, कौन सा नहीं है? अस्थि है, उपास्थि है, रुधिर है, पेशी नहीं है, पेशी नहीं है, पेशी नहीं है, पेशी नहीं है। उतर गया 4, 59% जनता का सही जवाब, 59% जनता का सही जवाब। और इसी के साथ भाई साहब क्वेश्चन बहुत सारे हैं लेकिन घड़ी जवाब दे रही है, तो सबसे पहले डीपीपी लगाओ, सबसे पहला काम डीपीपी लगाओ। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का सवाल लगा लेना, आपको मैं 1 मिनट में बता देता हूं बेटा। सवाल लगा लेना है आपको 12 नंबर, 13 नंबर, उसके बाद चलते हम एक्सरसाइज नंबर सेकंड में। एक्सरसाइज नंबर सेकंड का आपको लगा लेना है मेरे दोस्त 9 नंबर सवाल। बेटा केवल इतने से ही सवाल कवर हुए हैं और इसी के साथ आज का ये लेक्चर होता है वो होता है खत्म। तो जब आप अगले लेक्चर में आओ तो यहां तक की सारी बातें लर्न करके आना, ताकि अपन और बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाए। अच्छे से नोट्स पढ़िएगा, फिर हम मिलेंगे मेरे दोस्तों अगले लेक्चर में। ताबड़तोड़ पढ़ाई करते रहिएगा और जबरदस्त कॉन्सेप्ट को सीखते रहिएगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के आप सभी थैंक यू, लव यू, इतना सारा प्यार देने के लिए और बवंडर पढ़ाई करने के लिए। जय हिंद, थैंक यू।